गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग करने वाले इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, भारत के भौतिक प्रदेश। पिछला चैप्टर हो गया था, कोई डाउट अभी तक जितना पढ़े? ठीक है। तो अगला जो हमारा चैप्टर है वो है भारत के भौतिक प्रदेश। ये इंडियन ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी पर आगे जाकर पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी डिपेंड करने वाली है। ठीक है। तो भारत के भौतिक प्रदेश, इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखने वाले हैं? इससे पहले वाले चैप्टर है भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत देखा धरातल के नीचे कैसी संरचना है चट्टानों की, और उसी संरचना के कारण से धरातल के ऊपर अनेक प्रकार की विविधताएं देखने को मिलेगी, जैसे कि पर्वत देखने को मिलेंगे, पठार देखने को मिलेंगे, है ना। तो उनका निर्माण बेसिकली भूगर्भिक संरचना के जो फैक्टर्स है उनके कारण से ही हमें देखने को मिलता है। क्लियर यहाँ तक? तो भारत के भौतिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे हम आज की क्लास में। और भारत के भौतिक प्रदेश को हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं कि 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, थोड़ा बहुत बेसिक पता है कि नहीं पता किसी को? है ना, आप लोग तो पढ़ चुके हो। तो भारत के भौतिक प्रदेश मतलब कि भारत है हमारा, ठीक है, और उसके ऊपर धरातल के उच्चावच के कैसे कैसे स्वरूप है, पर्वत है, पठार है, मैदान है। तो इस आधार पे हम बेसिकली देखते हैं कि भारत के भौतिक प्रदेश को 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद उसके जस्ट नीचे में मिलेगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत भी जिसे हम कहते हैं, और फिर तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। ठीक है। कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो ये तो 4 मुख्य प्रकार हो गए, कुछ में आपको मिल सकता है 6 मिल सकता है। 6 जब मिलेगा ना तो क्या होगा, द्वीप समूह एक अलग मिल जाएगा आपको, और जो भारतीय मरुस्थल है, थार का जो रेगिस्तान है ना, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत, तो उसको भी एक अलग सेक्शन के रूप में दिखाया जाता है। तो ऐसा करके 6 होता है, लेकिन जो ऑथेंटिक है मुख्य रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो 4 है ना। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो याद रखना है 4। क्लियर? तो इसके बारे में तो हम अध्ययन करेंगे, इससे पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब ये हो गया हमारा बेसिकली इंडिया की हम बात कर रहे हैं, है ना। ये जो भारत है हमारा, इसके ऊपर कैसी कैसी आकृति बनी है ये डिपेंड करता है भूगर्भिक संरचना में किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं उसके अंतर्गत। ठीक है। उसी के कारण से हमें अनेक प्रकार की आकृति देखने को मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक? बट यहाँ पे हम जो मेन बात है, आपको यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपको पर्वत भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे पहाड़ देखने को मिलेंगे, पठार देखने को मिलेंगे, मैदान देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार की भू संरचना आपको देखने को मिलेगी धरातल पे। ये होते क्या है, सबसे पहले तो इनके बारे में जानना है ना, कि इनके बारे में कुछ अंतर है, क्या है, कैसे हम किसी आकृति को पहाड़ कहेंगे या पर्वत कहेंगे या पठार कहेंगे, मैदान कहेंगे, क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए, किसको पता है? जो पुराने पढ़े हैं बताओ। पढ़े हो लेकिन याद नहीं है, ऐसा कुछ? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जो पुराने हैं उनको याद होगा, नए को नहीं। तो पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, इस प्रकार की अलग अलग भू संरचना देखने को मिलेगी। ठीक है। धरातल के ऊपर उच्चावच के अलग अलग प्रकार। ठीक है। तो पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान क्या होते हैं, पहले तो हमको ये समझना है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ये है बेसिकली भारत की भौतिक विविधता हम देख रहे हैं, जहाँ पे पर्वत भी आपको देखने को मिलेंगे, पहाड़ भी देखने को मिलेंगे, पठार भी और मैदान भी। ठीक है। इस इमेज के माध्यम से हम समझ सकते हैं पूरे जो इंडिया का क्षेत्रफल है ना, उसको अगर हम परसेंट में करेंगे तो 100% होगा। ठीक है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, अगर डिजिट में बात करें तो परसेंट में 100% कर सकते हैं। ठीक है। तो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 10.6% हमें देखने को मिलेगा पर्वत, यानी कि माउंटेन्स। ठीक है। 10.6% पूरे 100% में। इसके बाद पहाड़ हमको देखने को मिलेंगे 18.5%। ठीक है। यानी कि 32,87,263 जो स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है, इसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? पठार हमको देखने को मिलेगा 27.7% एरियाज में, और उसके बाद सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा मैदान, ऑब्वियस सी बात है 43.2%। ठीक है। लेकिन पर्वत, पठार और पहाड़ और मैदान को हम डिस्टिंग्विश क्लासीफाई कैसे करें, अलग अलग कैसे विभाजित करें? तो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट के बेसिस पे हम इसको अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हम देखेंगे कि जो भी भू संरचना है, आकृति बनी हुई, उसका शीर्ष भाग कैसा है। पहली बात,
इसके बाद इसका ढाल को देखेंगे, ढाल मतलब स्लोप की बात करें, जैसे ये पर्वत है तो ये ढाल हुआ, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है शीर्ष भाग है ना। और तीसरा जो है ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बेसिकली। लेकिन ऊंचाई की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सी लेवल से, है ना, सी लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि पानी जो है ना उसका लेवल सेम आपको मिलेगा समुद्र में, है ना। ऐसा नहीं है कि माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की जो सबसे निचली ज़मीन है वहाँ से हम माप रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो ज़मीन भी सी लेवल से हो सकता है काफ़ी ऊपर हो, है ना। तो सी लेवल से मापते हैं किसी भी ऊंचाई को। यहाँ तक समझ आए। 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान इसको अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। जो पर्वत है ना आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, पहली बात, है ना। इसका जो शीर्ष भाग होता है वो होता है त्रिभुजाकार, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो ढाल है, स्लोप है इसका, ये वाला, ये होता है काफ़ी ज़्यादा तीव्र, ठीक है। और ऊंचाई आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी। ऊंचाई के लिए कोई एकदम फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इससे ऊपर होगा तो उसको हम पर्वत ही कहेंगे। जनरली 900 मीटर से ज़्यादा होती है ऊंचाई, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आगे आने वाला कुछ देखेंगे, ऐसा नहीं है कि 900 मीटर से जो भी ऊंचा है वो पर्वत ही कहलाएगा, ऐसा नहीं है। 900 मीटर से ऊंचे पहाड़ भी होते हैं, पठार भी होते हैं, है ना। बट जो मेन जो चीज़ है, तीनों प्रॉपर्टीज़ का होना जरूरी है अगर हम किसी को पर्वत कहेंगे तो, ठीक है। शीर्ष भाग त्रिभुजाकार होना चाहिए, ढाल होनी चाहिए तीव्र, और ऊंचाई होनी चाहिए 900 मीटर से ज़्यादा। जब ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है किसी भू संरचना में, किसी भू आकृति में, तो उसे हम कह सकते हैं पर्वत। क्लियर है। और ऐसी संरचना हमें देखने को मिलेगी 10.6% एरिया में पूरे भारत में, ठीक है। समझ आ रहा है पीछे। दूसरा है पहाड़। पहाड़ में क्या हो रहा है, शीर्ष भाग जो है ना, यहाँ पे त्रिभुजाकार था, यहाँ पे गोलाकार दिखेगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से ये गोलाकार आकृति आपको देखने को मिल रही है, कुछ इस प्रकार से रहेगा शीर्ष भाग पहाड़ का। ज़्यादातर लोग को पठार, मैदान, पहाड़ ये सब में तो पता रहता है, पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर है ये इसमें थोड़ा डाउट होता है ना। तो पहाड़ जो है इसे हम कहते हैं हिल, ठीक है। ये हो गया हमारा माउंटेन, ठीक है। तो माउंटेन और हिल में अंतर पता रहेगा, पर्वत और पहाड़, ठीक है। इसका जो शीर्ष भाग है वो रहेगा गोलाकार, इसका जो ढाल जो है ना वो मंद रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस प्रकार से मंद है इसके कंपेयर में, ठीक है। इसका ढाल मंद रहेगा। और ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर के बीच, बट ऊंचाई वाला जो क्राइटेरिया वो फिक्स नहीं है सभी के लिए, ठीक है। 600 से 900 मीटर के बीच। बट हम देखेंगे कई सारे ऐसे हिल स्टेशन जिनकी हाइट 2000-3000 मीटर से भी ज़्यादा है ना। लेकिन जो मेन बातें हैं वो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। मतलब अगर हम बात करें, अगर किसी चीज़ को पहाड़ कैसे कहेंगे तो शीर्ष भाग होना चाहिए गोलाकार, ठीक है। ढाल होनी चाहिए मंद, और ऊंचाई 600 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। 900 मीटर के बीच वो तो एक क्राइटेरिया है बेसिकली, बट 600 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम देखेंगे कि 2000-3000 मीटर भी ज़्यादा है कुछ हिल स्टेशन देखने के लिए, खास तौर पे जैसे शिमला की बात करें, है ना, लगभग 3000 मीटर के आसपास उसकी ऊंचाई है सी लेवल से, ठीक है। बट वो माउंटेन नहीं है, पर्वत नहीं है, हिल है, हिल स्टेशन, ठीक है। नाम सुने होंगे आप लोग, घूमने भी जाते होंगे हिल स्टेशन, तो हिल स्टेशन जाओगे तो कभी भी इस प्रकार से त्रिभुजाकार नहीं मिलेगा, है ना। आपको इस प्रकार से अगर ऊपर से देखेंगे ना, सैटेलाइट वगैरह से, हेलीकॉप्टर से देखेंगे ना, तो इस प्रकार से गोलाकार देखने, तभी तो यहाँ पे मानव बसाहट पॉसिबल हो पाती है ना। ढाल मंद रहेगा, ढाल अगर तीव्र रहेगा तो फिर मनुष्य कैसे ऊपर जाके काम करे, बनाए कैसे, ठीक है। तो ये तो इस प्रकार से गोलाकार रहेगा और ढाल मंद रहेगी हिल स्टेशंस में, ठीक। तो ये हिल है। तीसरा जो है वो है पठार। पठार में क्या होता है, पठार और मैदान में कुछ सिमिलैरिटी है। ऊपर का जो भाग है ना होता है समतल, पठार में भी आपको ऊपर का भाग समतल मिलेगा और मैदान तो समतल रहता ही है, ठीक है। लेकिन पठार की जो बेसिकली बात है वो सी लेवल से ज़्यादा ऊंचा होता है कंपेयर टू मैदान, है ना। जैसे हम लोग अभी अभनपुर में हैं, ये किस प्रकार की भू संरचना होगी, हाँ, ये मैदान होगी, ठीक है। ये जो पठार है ना, इसका जो टॉप का जो सरफेस है, शीर्ष भाग हो समतल मिलेगा। इसकी जो ढाल है ये वाली, वो या तो तीव्र भी हो सकती है या तो मंद भी हो सकती है, ठीक है। दोनों हो सकती है, तीव्र भी हो सकती है, मंद भी हो सकती है। जनरली इसकी जो ऊंचाई है वो 300 से 600 मीटर के बीच बोली जाती है, बट 300 मीटर मतलब 600 मीटर से भी ज़्यादा हमको कई सारे पठार देखने को मिलेंगे, है ना। तिब्बत के पठार की हम बात करें तो 4500 मीटर प्लस इसकी ऊंचाई है तिब्बत के पठार की, ठीक है, जो हिमालय के उत्तर में हमें देखने को मिलेगा। क्लियर यहाँ तक। तो ये है पठार बेसिकली। और फिर लास्ट में है मैदान। मैदान सबसे आसान,
समतल मिलेगा। सी लेवल से इसकी ऊंचाई बहुत मतलब कम होती बाकी तीनों कंपेयर में। ढाल इसकी मंद ही रहेगी, तीव्र रहेगी नहीं। मंद बोलने कंपेयर किससे? सी लेवल से। अगर ये ब्लू वाली लाइन को सी लेवल अगर हम समझ ले तो यहाँ से ये जो ढाल है ये काफ़ी मंद रहेगी, है ना। तो 0 से 300 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई हो सकती है, ठीक है। तो ये है मैदान। तो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो इन सभी पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान में विभाजित है। ये भौतिक विविधता है। और ये कैसे इनका निर्माण हुआ है? तो इनके निर्माण के लिए जो कारक है वो भूपर्पटी के नीचे की जो संरचना, जो चट्टानें पाई जाती है, जिसके बारे में पिछले क्लास में देखा हमने, वो डिपेंड करता है, उसके कारण से इन संरचनाओं का निर्माण हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? इसको अगर इमेज में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और ये आपको देखने को मेरा त्रिभुजाकार दिख रहा है, ढाल भी तीव्र है, ऊंचाई भी ज़्यादा है। ये माउंटेन हो गया हमारा, ठीक है। सेकेंड में है हिल, ये आपको गोलाकार इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो चाय के बागान है ना, इस प्रकार से यहाँ पे खेती होती, कल्टीवेशंस वगैरह, ठीक है। तो ये हिल का एग्जाम्पल है। ये आपको मिलेगा पठार, प्लाट्यू जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, है ना। इसमें ढाल तीव्र भी हो सकती, मंद भी हो सकती, लेकिन टॉप का जो सरफेस है वो आपको मिलेगा समतल, है ना। और फिर लास्ट में मैदान, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? तो आपको इसमें याद जो रखना है, एक तो आपने समझ लिया कि पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान क्या है। जो याद रखना है वो ये परसेंटेज याद रखना है, ठीक है। कभी हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि परसेंटेज वाइज ज़्यादा से कम या कम से ज़्यादा जमाइए चारों का नाम देके, आपको ऐसा दिया जा सकता है। परसेंट पूछे, ऐसा पूछा भी जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट मतलब फैक्ट है, तो परसेंट याद रखना है। कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम ऐसे क्रोनोलॉजिकल वे में जमाने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं भारत के भौतिक प्रदेश, जो मेन हमारा टॉपिक है। भारत के भौतिक प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 4 भागों में। एक तो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। जैसे ये इंडिया का मैप हम देखेंगे तो इसमें अगर किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, तो ये जो डार्क ब्राउन कलर में आप देख रहे हैं ये तो हो गया वो स्टेट्स के बेसिकली मैप दिखाए गए हैं जहाँ पर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र फैला है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हम पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहे अभी हिमालय की, है ना। हिमालय के अलावा ट्रांस हिमालय भी आएगा, तभी देखेंगे उसे। ये आपको पूरा एरिया दिख रहा है। हम भारत की बात कर रहे हैं ना, ये तो फैला हुआ है नेपाल में भी, चाइना में भी, पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन हम भारत की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो। क्लियर है? लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र फैला है। 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये वाला कवर कर रहा है हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, है ना। इसके अंतर्गत हम देखेंगे 4 प्रमुख समानांतर रेंजेस, पैरेलल रेंजेस देखेंगे। तो ये तो हो गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसके जस्ट नीचे में हमको देखने को मिलेगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। तो यहाँ से थार का जो डेजर्ट है उसको कवर करते हुए हम सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, है ना, ये पूरा जो एरिया है ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद जो नीचे की संरचना जो प्रमुख है वो है ये वाला सेक्शन, ये है प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। यही जब टकराएगी आगे यूरेशियन प्लेट से तब जाके हिमालय का निर्माण होगा, है ना। और इसके बाद ये जो तटवर्ती मैदान है जो हम लोग ने पहले चैप्टर में देखा था ना, काठियावाड़, कोरोमंडल, मालाबार, ये सब, ठीक है। तो ये जो तटवर्ती मैदान हो गया यहाँ तक, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक। इसके अलावा कुछ द्वीप समूह जैसे लक्षद्वीप हो गया, है ना, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो है हमारा चौथा फीचर है, मतलब चौथा वर्गीकरण है, तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह, ठीक है। इस इमेज में आपको ये वाला जो सेक्शन येलो कलर में दिख रहा है क्योंकि इसको अलग से दिखाया गया थार के रेगिस्तान को, ठीक है। और ये द्वीप समूह को अलग दिखा सकते हैं, कुछ कुछ आपको बुक्स में ऐसा मिल सकता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो 4 भाग में हमने डिवाइड किया है। याद हुआ? बताओ कौन कौन सा? हाँ, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार और द्वीप समूह, ठीक है। ऑनलाइन में क्लियर है सभी को? चलो यहाँ तक समझ आया। नाउ फिर अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है ना ये होगा काफ़ी लंबा, मतलब आज दिन कौन सा है, मंगलवार है क्या? हाँ, आज तो नहीं होगा क्लास, बट ये ना हमारा सैटरडे तक भी शायद ये चैप्टर ख़त्म हो या नहीं हो, कोई गारंटी नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। हमें केवल इन 4 के बारे में नहीं पढ़ना, इसके अलावा हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देखेंगे, ठीक है। पहले तो माउंटेन रेंजेस को समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स को देखेंगे, उसके बाद फिर हम ग्लेशियर्स देखेंगे,
इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर पर्वतीय दर्रे देखेंगे, फिर घाटियाँ देखेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने वाली, है ना। तो ये चैप्टर मतलब जितने भी चैप्टर्स है जियोग्राफी में, जैसे पॉलिटी में हम लोगों ने सबसे लंबा कौन सा चैप्टर पढ़ा, संसद पढ़ा, तो ये जियोग्राफी का संसद है, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड जो लार्जेस्ट चैप्टर आएगा वो नदी वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं ना जल्दी जल्दी हो जाएंगे, एक एक दो दो दिन में हो जाएंगे, ठीक है। तो यही दो, ये वाला चैप्टर भौतिक प्रदेश और अपवाह तंत्र, ये थोड़ा लंबा जाएगा। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हम डिस्कस करें। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र पहले इंडिया के मैप में मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए, ठीक है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली 4 समानांतर रेंजेस को, बट 4 समानांतर रेंजेस को बाद में देखेंगे। पहले जो मेन जो फीचर है, जैसे इस वाले, ये जो मैप आपको मिलेगा, ठीक है, तो पीडीएफ मिल गया आपको। नोट्स जब बनाओगे ना तो ऐसा मैप आपके पास होना चाहिए और उसमें आपको ड्रॉ करना है, पहली बात, ठीक है, तब जाके आपको याद रहेगा। सिर्फ नोट्स के भरोसे नहीं रहना। नोट्स में आपको जो लिखी हुई चीज़ मिलेंगी उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन आपको जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी मैपिंग, तब जाके लंबे समय तक याद रहेगा आपको, है ना। तो जैसे कि हम इस मैप में अगर डिवाइड करें उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को, तो इस प्रकार से हो जाएगा वो कुछ, ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्ट एरिया भी कवर होगा, इसको हम आगे देखेंगे, है ना। उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत ये पूरा सेक्शन आ जाएगा, है ना। कुछ यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का ये थार वाला डेजर्ट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो ये जो पूरा सेक्शन है त्रिभुजाकार आकृति में, है ना, यही जो पहले मतलब लगा हुआ था, हम बोल सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप से, मेडागास्कर से, जो फिर अलग हुआ और यूरेशियन प्लेट्स की ओर गति करने लगा, टकराया, तब जाके हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। तो एक तो ये तीसरा फीचर ये हो गया, तीसरा क्लासिफिकेशन। और चौथा आपको देखने को मिलेगा ये वाला सेक्शन जिसमें मैदान भी आ गया और ये वाले द्वीप समूह भी आ गए, ठीक है। तो इस 4 पार्ट में पूरे डिवाइड कर सकते हैं भारत के भौतिक प्रदेश को। और हमको अभी पढ़ना है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, रेंजेस के हिसाब से। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इसका, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पहले उसको देख लेते हैं, फिर मैप में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये फैली कहाँ से कहाँ तक है। ये जो पर्वतमाला है ना, ये यहाँ पे सिंधु नदी का आपको मोड़ मिलेगा, है ना। सिंधु नदी का उद्गम होता है यहाँ पास मानसरोवर के पास, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए वो इंटर करती यहाँ पास से, कहाँ, पाकिस्तान में, है ना, इस प्रकार से। और कराची के पास से फिर अपना जल गिरा देगी अरब सागर में, ठीक है। ये बात कर रहे हम सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी के उस वाले मोड़ से जहाँ से वो इंडिया से इंटर की, कहाँ पे, पाकिस्तान में, वहाँ से ले करके यहाँ तक, यहाँ पे फिर अगेन आपको एक और नदी मिलेगी जो इस प्रकार से प्रवाहित होते होते यहाँ से इंडिया में इंटर करेगी। कौन सी नदी है? हाँ, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना, और ये सिंधु नदी है। ये वाली होगी हमारी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो सिंधु नदी के मोड़ से लेके ब्रह्मपुत्र नदी जहां से वो तिब्बत से इंटर करती, कहाँ पे, इंडिया में, यानी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये वाले मोड़ तक, इसे हम कहते हैं, इस वाला जो पूरा रीजन हो गया, ये है विस्तार बेसिकली उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का। इंडिया में बात कर रहे हैं, है ना। हम लोग देखें क्योंकि आपको तिब्बत, चाइना और नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे वो रेंजेस आपको देखने को मिलेगी। हिमालय के ही भाग हम बेसिकली बोल सकते हैं, जिस समय काल में हिमालय का निर्माण हुआ, अन्य रेंजेस का भी निर्माण हुआ, ठीक है। तो सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक हिमालय का विस्तार, हिमालय नहीं बोलेंगे, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि हिमालय बोलेंगे सिर्फ हिमालय के 3 रेंजेस आ जाते हैं, है ना। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जब बोलते हैं तो ट्रांस हिमालय भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ये जो टोटल है कितने देशांतर रेखाओं के बीच फैला हुआ है, नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अभी तक एग्जाम में ऐसा पूछा तो नहीं गया है ना, लेकिन आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। देखो, सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब हमने देखा था ना देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, क्लियर है ना। तो 22 देशांतर रेखाओं के बीच, मतलब इस प्रकार से अगर यहाँ से देशांतर रेखा आएगी तो ऐसी ऐसी करते हुए टोटल सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक 22 देशांतर रेखाएं मिलेंगी आपको।
तो 22 देशांतर रेखाओं के बीच उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये फैक्ट याद रख लेना अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए तो। क्लियर है यहाँ तक? तो एक तो हो गया सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, ये बेसिकली इसकी आकृति जो है वो अर्धवृत्ताकार है ना। ऐसा क्यों है उसको भी अभी थोड़ी देर में समझेंगे, क्योंकि वो रिलेटेड है हिमालय के फॉर्मेशन से, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, ये आपको अर्धवृत्ताकार आकृति में देखने को मिल रहा है, एक चाप की आकृति में, आर्क शेप में। ठीक है, ऐसा क्यों निर्माण हुआ? ऐसा सीधा भी निर्माण हो सकता था, है ना, बट क्यों नहीं हुआ है? हाँ, टेढ़ा भी ठीक है, वो भी, हाँ वो भी ठीक है, बट और भी एक रीज़न है, दो चीज़ ठीक है। एग्रीकल्चर नेशनल पार्क, हाईवे अनुसंधान केंद्र, उसको किस में पढ़ेंगे? वो सब मिसलेनियस में आ जाता है, हाईवे तो जियोग्राफी के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। ऋतु साहू बोल रही है एग्रीकल्चर नेशनल पार्क, हाईवे, ये सब किस में पढ़ेंगे? हाईवे परिवहन के अंतर्गत आ जाएगा हमारा, जियोग्राफी में लास्ट का चैप्टर रहेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में भी आपको जियोग्राफी में ही मैं बेसिक्स बताऊंगा कि कौन कौन सी फसलें हैं जहाँ पे जिनकी खेती की जाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपेंड करेगा मिट्टी पे, है ना, तो वो देखेंगे। और नेशनल पार्क वैसे तो इन्वायरमेंट का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको जियोग्राफी में उसके अंतर्गत सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, वो सब तो इसी में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी टाइम है आगे। तो यहाँ तक देख रहे हैं 22 देशांतर रेखाओं के बीच उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार हमको देखने को मिल रहा है, सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। ठीक है, अर्धवृत्ताकार आकृति में फैला है। इसकी अगर लंबाई की हम लोग बात करें तो लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। ठीक है, अलग अलग रेंज हम इसमें देखेंगे, ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है ना। ओवरऑल एवरेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखेंगे ट्रांस हिमालय सबसे पहले लगभग 1000 किलोमीटर ही उसकी लंबाई है ना। लेकिन ओवरऑल की अगर हम जब बात कर रहे हैं पूरे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें चारों जो रेंजेस हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु शिवालिक, चारों आ रही है, तो टोटल एवरेज की बात करें तो 2500 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई ऑब्वियस सी बात है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देखने को मिलेगी। तो मुझे बस ये बताओ कि पश्चिम में ज़्यादा मिलेगी, पूर्व में ज़्यादा मिलेगी, किधर मिलेगी चौड़ाई? पश्चिम में ज़्यादा मिलेगी। तो ये वाला जो हमारा सेक्शन है ना, ये वाला हिमालय का, ये ज़्यादा चौड़ा है ना, लगभग 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और पूर्व की ओर जैसे जैसे आएंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के बीच वेरी कर रहा है। सबसे ज़्यादा चौड़ाई पश्चिम में। ऐसे आपको प्रश्न पूछने देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चौड़ाई किधर ज़्यादा है ना। पूर्व से, अगर हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करें तो चौड़ाई बढ़ेगी या घटेगी? तो इस प्रकार से चीज़ें याद रखना है। पूर्व से पश्चिम तो बढ़ेगी, पश्चिम से पूर्व तो घटेगी। ठीक है, तो ये तो बात हमने की लंबाई चौड़ाई की। एवरेज ऊंचाई की अगर बात करें तो 6000 मीटर औसतन है ना। जो हाइट आपको देखने को मिल रहा है ये वाला, ये हर जगह तो सेम रहेगी नहीं, औसतन 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर। ठीक है, औसतन हाइट है। अलग अलग आपको रेंजेस देखने को मिलेंगे, अलग अलग हाइट है। फिर आगे हम देखेंगे कि इसमें कि ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, उसका एवरेज कितना कितना है। और टोटल एरिया की बात करें तो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, पूर्व में 150 है, पश्चिम ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर किसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं? हिमालय की बात नहीं कर रहे हैं, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र टोटल। ठीक है, जिसमें ट्रांस हिमालय भी इंक्लूडेड है। तो क्लियर है यहाँ तक? ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा और कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, नवीन मोड़दार पर्वत है ये जो हिमालय पूरा। कोई गया है कि नहीं गया है? मतलब कहीं भी आप गए थे क्या? ताजमहल गए थे? ठीक है, ठीक है। तो आप जब जाएंगे ना कभी शिमला मनाली वगैरह कभी जाएंगे तो इस प्रकार से सीन देखने को मिलेगा। कहाँ? हाँ, तो हिमालय तो दिखेगा ना शिमला में, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं तो गया हूँ लेकिन हाँ तो शिमला गया हो तो आप देखे नहीं पहाड़? वही तो है हिमालय। हाँ, तो पहाड़ में ही तो गए थे आप। जिस पहाड़ में थे वही तो है हिमालय, लघु हिमालय है वो, लेजर हिमालय। आप जिस पहाड़ के ऊपर थे ना वही हिमालय है। अब 4 जो रेंजेस है ना उसमें वो लेजर हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है, तो अब जब देखेंगे ना लघु हिमालय से भी आप आगे देखेंगे ना तो आपको इस तरह का सीन देखने को मिलेगा, पूरा बर्फ से ढका हुआ आगे। ठीक है, तो ये नवीन मोड़दार पर्वत है, यंग माउंटेन है, सबसे नवीन पर्वत है। भारत की अगर बात करें तो सबसे नवीनतम पर्वतों में से एक है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन है क्योंकि 2 प्लेटें आपस में टकराई, अभी आगे और मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यंग माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है।
आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हिमालय किस प्रकार का माउंटेन है, ज्वालामुखी पर्वत है, वलित पर्वत है, भ्रंशित पर्वत है, ऐसा तो याद रखना है फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। इसके उत्तर में क्या हमको देखने को मिलेगा, मतलब इस वाले इमेज में ये वाला सेक्शन, ये पूरा हिमालय हो गया, इसके उत्तर में हमें क्या देखने को मिलेगा, तिब्बत का पठार देखने को मिलता है, ठीक है। दक्षिण में अगर आ जाए हिमालय के तो ये हमारा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान देखने को मिलेगा, ये पूरा सेक्शन, ठीक है। तो उत्तर और दक्षिण में इस प्रकार की भूषण रचना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम अब मैप के माध्यम से समझेंगे, उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, उसको 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों में हमने डिवाइड किया है। एक तो है ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय, ठीक है। लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा फॉर्मेशन हम समझ लेते हैं हिमालय का, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि पश्चिम में चौड़ा क्यों है, पूर्व में चौड़ाई कम क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस है, ठीक है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, समानांतर पर्वत श्रेणी में हमने डिवाइड किया है। इसके बाद हम आगे इसी चैप्टर में देखेंगे कि प्रादेशिक विभाजन भी किया गया है नदी घाटी के मोड़ के आधार पे। कश्मीर हिमालय, जिसको पंजाब हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, कुमायूं हिमालय, इसके बाद आ जाएगा नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। तो नदी घाटी के मोड़ के आधार पे देशांतरी विभाजन भी किया गया इस प्रकार से, है ना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको याद रखना है। आजकल देशांतरी विभाजन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली है, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा शिवालिक, उसके उत्तर में जाएंगे तो लघु हिमालय, फिर उसके उत्तर में जाएंगे महान, और फिर मिलेगा ट्रांस हिमालय, ठीक है। बट इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे है पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं। उससे पहले कुछ मैप के माध्यम से देखते हैं। देखो, मैं इस मैप में उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र प्लस इंडिया के बाहर जो जो रेंजेस हैं उसको भी बताने की कोशिश करो ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सबसे उत्तर में कौन सा देखने को मिलेगा, ट्रांस हिमालय, इंडिया की बात करें तो, ठीक है। तो येलो कलर लेते हैं। सबसे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 प्रमुख रेंजेस हैं। एक तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 रेंजेस हमने डिवाइड किया, ट्रांस, महान, लघु, शिवालिक। अब पहले में देख रहे हैं ट्रांस के भी 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मिलेगा सबसे नॉर्थ में कौन सा, काराकोरम मिलेगा, ठीक है। उसके साउथ में आएंगे तो आपको मिलेगा लद्दाख, ठीक है। फिर आपको मिलेगा जास्कर। तो ये 3 रेंजेस हो गई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों तो इंडिया में है। एक और भी रेंज है जो इंडिया में नहीं है लेकिन ट्रांस हिमालय का पार्ट है, कौन सा है, हाँ, कैलाश। कैलाश जो है वो किसका एक्सटेंशन है, किसका विस्तार है, काराकोरम, लद्दाख या जास्कर, बताओ क्या। नहीं, अब एक एक करके तीनों बोल डालो, ठीक है। ये इसका विस्तार है, लद्दाख का, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो करते हैं, कोई किया है, नहीं कोई किया है, कोई हिमालय ही नहीं गया तो उधर कैसे जाओगे, ठीक है। नहीं तो पहले क्वेश्चन का आंसर आता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये वाला हो गया हमारा सबसे उत्तर में काराकोरम, ये हो गया काराकोरम, फिर उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद है जास्कर, और ये वाला है हमारा कैलाश, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांस हिमालय। इसकी जो लंबाई है ना वो लगभग 1000 किलोमीटर, एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 965 किलोमीटर, बट वो अलग अलग मिल सकता है, ठीक है। इसकी लंबाई की बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय की केवल। तो ये तो हो गया ट्रांस हिमालय। इसके नीचे आ जाएंगे हम लोग तो कौन सा रेंज हमको देखने को मिलेगा, ग्रेट हिमालय। और ग्रेट हिमालय जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे शिवालिक, मतलब लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक देखेंगे, वो थोड़ी डिसकंटिन्यूड है, कटी फटी है अवस्था में है, लेकिन जो ग्रेट हिमालय है वही सबसे मेन हिमालय है और वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है। जो हम बात करते हैं कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, तो वो एक जो रेंज है जो लगातार ट्रैवल कर रही है, लगातार विस्तारित है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, वो है ग्रेट हिमालय, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये वाली रेंज हो गई ग्रेट हिमालय की, क्लियर है, महान हिमालय। इसके नीचे जब आ जाएंगे तो हमको एक और रेंज देखने को मिलेगी, वो है लघु हिमालय, या जिसे हम मिडिल हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। और फिर इसके नीचे आ जाता है शिवालिक। अब मैं बना तो कंटिन्यूस फॉर्म में रहा हूं लेकिन डिसकंटिन्यूड फॉर्म में है, कटी फटी अवस्था में है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से।
तो ये 4 रेंजेस हो गई उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की, ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर है लघु हिमालय, फिर है शिवालिक हिमालय। यहाँ तक क्लियर है? ये तो बात हम लोग कर लिए इंडिया की। इसके बाहर की बात करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं पश्चिम में जो चौड़ाई है ज़्यादा है, लगभग 400 किलोमीटर हमने देखा। पूर्व की ओर जैसे जैसे जा रहा है चौड़ाई होती जा रही है कम। अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर, ठीक है। ये पूरे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, अलग अलग नहीं। अभी अलग अलग जब देखेंगे तो चौड़ाई और कम होती जाएगी, है ना। यहाँ पे जब अरुणाचल प्रदेश में आ जाएंगे तो यहाँ पे लघु हिमालय और शिवालिक लगभग सी मिल सी जाती है आपस में, है ना। तो उसे हम लघु हिमालय का है, शिवालिक हिमालय का है, इस बात पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो उसे हम शिवालिक का पार्ट मानते हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ रेंजेस देखेंगे, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, याद होगा अगर, ठीक है। तो वो हिमालय के अंतर्गत देखेंगे। शिवालिक हिमालय का पार्ट है और अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय आपस में मिल जाती है, जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है चौड़ाई होती जा रही है कम, ठीक है। तो ये तो हो गई बात हमारे इंडिया के अंतर्गत उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के कुछ माउंटेन्स की। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर्स है, आपको यहाँ पे एक नॉट देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं पामीर की नॉट, है ना। नॉट इसलिए कहते हैं, नॉट मतलब हिंदी में कहते हैं गांठ, या ये हो गया नॉट। किसका हो गया? ये पामीर की बात कर रहे हैं, ठीक है। विश्व की छत कहा जाता है इसे, आप लोगों ने कभी अगर सुना हो, किसी ने सुना है? विश्व की छत कहा जाता है पामीर को। पामीर क्या है? एक पठार है बेसिकली, ठीक है। और एक ग्रंथि है, गांठ है। गांठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो बहुत सारे पर्वत रेंजेस हैं वो आपस में जाके इसी में मिल जाते हैं, पामीर की नॉट में। एक तो हो गया हमारा हिमालय की बात कर रहे हैं, चाहे ट्रांस हिमालय की बात करें, चाहे ये पूरे हिमालय की बात करें। इसका भी अगर सबसे पश्चिमतम बिंदु है कहीं पे जाके अगर ये मिल जाती है तो वो है ये वाला पामीर का नॉट, ठीक है। इसी में जाके मिल जाती है, हिमालय भी, ट्रांस हिमालय भी, ठीक है। पहली बात तो ये पामीर की नॉट, ये आपको कंट्री में देखने को मिलेगा जिसका नाम है ताजिकिस्तान, है ना। इसकी ऊंचाई लगभग है 6000 मीटर, 6000 मीटर प्लस इसकी ऊंचाई है। किसकी? पामीर की नॉट, या पामीर का पठार आप कह सकते हैं, है ना। कई जगह पे पामीर पर्वत देखने को मिलेगा। पामीर की गांठ इसलिए कहते हैं क्योंकि एक नॉट की भांति दिखता है। जब आप हम सैटेलाइट से अगर देखेंगे इसे तो एक ग्रंथि के समान दिखेगा जहां से अनेक पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है। तो एक तो हो गई ट्रांस हिमालय जो यहीं से निकल रही है, दूसरी है महान हिमालय, या मतलब पूरे हिमालय को हम ले सकते हैं, तीनों रेंजेस को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी जिसका विस्तार है कहाँ पे? अफगानिस्तान में। नहीं, अफगानिस्तान में, हाँ। तो अफगानिस्तान में एक पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी हिंदू कुश, वो भी जाके मिल जाती है किससे? पामीर की पठार से, ठीक है। एक श्रेणी आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा पाकिस्तान में, इसका नाम है सुलेमान, और इसी का फिर आगे जो एक्सटेंशन है उसे कहा जाता है किरथर, ठीक है। तो सुलेमान हो गया, हिंदू कुश हो गया, ये भी किससे निकल रहे हैं? पामीर की नॉट से, है ना, ठीक है। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ये भी इससे मिले, है ना। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो पूरा रीजन है ना, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये है तिब्बत का पठार, ठीक है। ये जो रीजन है ये तो तिब्बत का पठार हो गया। तिब्बत के पठार के ऊपर में अगर हम देखें, तिब्बत के पठार के नीचे तो हिमालय का सेक्शन हो गया, तिब्बत के पठार के ऊपर यहां पे आपको एक पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी इस प्रकार से, इसे हम कहते हैं कुनलुन शान। ये भी कहां से निकल रही है? पामीर की नॉट से, ठीक है। कुनलुन, ये आपको चाइना में देखने को मिलेगा, ठीक है। कुनलुन शान के ऊपर आपको देखने को मिलेगा एक डेजर्ट, उस डेजर्ट का नाम है टकला मकान, तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। टकला मकान उस डेजर्ट का नाम है जो कहाँ पे है? चाइना में, है ना। अगर लोकेशन बात करें तो तिब्बत का पठार, इसके ऊपर कुनलुन शान श्रेणी जो पामीर की नॉट से निकल रही है, इसके ऊपर आपको मिलेगा डेजर्ट टकला मकान, ठीक है। टकला माकन, टकला मकान, टकला मकान अलग अलग गूगल में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा ऐसा संभावना नहीं है, है ना। बट हम लोग देख रहे हैं कि पामीर की नॉट से कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां निकल रही, इसलिए इसका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अगर कभी इन फ्यूचर जाके यूपीएससी प्रिपरेशन करोगे ना, तब जाके ये चीज़ें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी,
ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी उसमें एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके बाद ये जो तकला मकान जो डेजर्ट है, इसके फिर से ऊपर में एक और पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, वो है तियान शान। तियान शान इस प्रकार से लिखेंगे। तो कितनी सारी पर्वत श्रेणियां हो गई जो पामीर की नॉर्थ से निकल रही है। तियान शान है, कुनलुन शान है, 2 हो गई। इसके बाद देख रहे हैं ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, 4। फिर यहां पे हम देख रहे हैं ये वाला हो गया हमारा सुलेमान जो है पाकिस्तान में, और ये है हिंदू कुश। 6 पर्वत हो गए, 2 यहाँ पे, 2 2 4, और ट्रांस और महान, क्योंकि दोनों का अलग अलग काउंट करेंगे ना, तो टोटल 6 पर्वत। और ये सभी का जो मेन पॉइंट है वो है ये पामीर, जो ताजिकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। तो इसे विश्व की छत कहा जाता है एक्चुअल में ये एक पठार। पठार क्यों? क्योंकि टॉप का जो सरफेस आपको समतल के समान दिखेगा, इस कारण से। अब है तो पठार। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि ऊंचाई, क्योंकि मैंने बताया ना ऊंचाई में वेरिएशन दिखेगा, है ना। 600 मीटर से 900 मीटर के बीच बेसिकली हम लोग देख रहे हैं, या 300 से 600 मीटर के बीच देख रहे हैं, जो पठार होना चाहिए। 600 से 900 में तो हिल्स देख रहे थे, बट ये है एक्चुअल में पठार, लेकिन हाइट इसकी है 600 मीटर नहीं, 6000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया। अब हम देख रहे हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र बेसिकली जो पश्चिम की ओर चौड़ा है, पूर्व की ओर हम देख रहे हैं इसकी चौड़ाई जो है कम है। इसके पीछे रीज़न क्या है? सर ये सभी भारत में आते हैं मनीष साहू। कौन सा भारत में आ रहा है? भारत में आने वाले ये है जो भारत के मैप में है, ठीक है। इसके ऊपर जो आ रहे हैं वो भारत में नहीं आ रहे हैं, है ना। लेकिन जब हिमालय का जिस समय काल में निर्माण हुआ, उस समय काल से रिलेटेड है। कौन कौन सा? देखो, अब हम बात करें पर्टिकुलर हिमालय के फॉर्मेशन की, तो हिमालय के फॉर्मेशन की बात करें ना, तो ये सुलेमान भी आ रहा है उसमें, ट्रांस को छोड़ रहे हैं, ट्रांस भी निर्माण देखेंगे उसका भी कैसे हो रहा है। मेन जो चीज़ है ये वाला हमारा महान हिमालय लघु शिवालिक हो गया, और फिर इधर साइड जो नॉर्थ ईस्ट के जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, है ना, इसकी हम बात करें तो ये आप देखेंगे सिंटेक्सियल बेंड आपको दिखेंगे, देखने मिलेगा, अक्ष संधि मोड़ जिसे हम कहते हैं, कि ये पूरा एक प्रकार से हम देख रहे हैं जब निर्माण हुआ है ना, तो कुछ इस प्रकार से हुआ है। ये पूरा रीजन ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। तो सुलेमान पर्वत जो पाकिस्तान में हमारा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, और ये जो पूरा उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है कुछ इस प्रकार से बैंड है चाप की आकृति में, है ना। इसका इस प्रकार से निर्माण हुआ। ऐसा क्यों हुआ है? तो इसके पीछे का रीज़न है जो हमारी पिछली क्लास में हमने देखा था, पेंजिया पैंथालसा वाला। पहले पूरा का पूरा एक ही महाद्वीप था जो था पेंजिया, आपस में फिर ये मतलब 2 भागों में विभक्त हुआ। उत्तर की ओर गया लॉरेशिया जिसे कहते हैं अंगारा लैंड, है ना, या फिर नीचे वाले कहते हैं गोंडवाना लैंड। ये हो गया अंगारा लैंड, हो गया ये गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड यहाँ पे क्योंकि इंडिया में आप देखते हैं गोंडा ट्राइब पाई जाती है, तो उसी के नाम पे ये पूरे के पूरे महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहा गया, ठीक है। फिर से हम देखते हैं जुरासिक काल में फिर से 2 भाग में डिवाइड हुआ। ये उत्तरी अमेरिका बनेगा, ये यूरेशिया वाला है ना, एशिया और यूरोप का। नीचे देख रहे हैं गोंडवाना लैंड भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यहीं से ऑस्ट्रेलिया निकलेगा, ये वाला हो गया इंडिया, ठीक है। फिर थोड़े टाइम के बाद देख रहे हैं कि इंडिया की जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय प्लेट है कुछ इस प्रकार से, है ना। अभी पूरे भारत का भी निर्माण नहीं हुआ जो मैप हम देख रहे हैं, ठीक है। अभी ये गति करना चालू हुई यूरेशियन प्लेट की ओर, ये वाला हो गया हमारा इंडिया, ठीक है। और फिर वर्तमान में इस प्रकार से देखते हैं तो आज से लगभग ना ये बात है लगभग 71 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 7 करोड़ साल पहले की बात है, जब भारतीय प्लेट जो है ये वाली ये गति करना चालू हुई यूरेशियन प्लेट की ओर इससे टकराने के लिए। 7 करोड़ साल पहले घटना शुरू हुई। तो जब ये घटना शुरू हुई, जब प्लेट धीरे धीरे गति करते हुए गई, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे घर्षण होगा, ठीक है। तो घर्षण होगा तो इस कारण से कहीं जगह पे दरारें आएंगी जो टॉप लेवल जो क्रस्ट है उसमें, और दरारें अगर आएंगी तो फिर क्या होगा, इरप्शन होगा लावा का, ठीक है। और इरप्शन जब होगा तब जाके फिर आपको चट्टानें जो मिलेंगी आपको टॉप सरफेस में, कौन सी मिलेंगी? लावा जब बाहर आएगा ठंडी होगी तो कौन सी चट्टानें मिलेगी? हाँ ठीक है, आग्नेय चट्टान मिलेगी। और जो धरातल के ऊपर जो आग्नेय चट्टान बनती है उसे हम लोग कहते हैं बेसाल्ट चट्टानें, ठीक है। तो जब गति करना ये प्लेट चालू हुई ना, उसी समय काल में यहाँ पे दरारें फिर आपको देखने को मिलेगी, पर्टिकुलर इस वाले रीजन में, ठीक है। तो यहाँ से ज्वालामुखी का इरप्शन, मतलब हाँ ज्वालामुखी का इरप्शन होगा, लावा बाहर आएगा और वो ठंडी होगी, और यही फिर हम देखते हैं आगे चल के कौन सा है, दक्कन ट्रैप है,
ठीक है, जब गति करना चालू हो रही ना तो नीचे घर्षण के कारण से क्रैक्स आ रहे हैं इस भूमि में, ज्वालामुखी क्रिया हुई, दरारों के चलते लावा जो है बाहर आया और दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। ठीक है, दक्कन ट्रैप कैसा है, बेसिकली एक आग्नेय चट्टान है। और फिर जाके हम देखते हैं कि यूरेशियन प्लेट में ये टकराया, और टकराने का जो इसका डायरेक्शन था, एक तो उत्तर की ओर गति कर रहा है ना, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ की ओर तो जा ही रहा है ये जो हमारा प्लेट है वो, और साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी था, नॉर्थ की ओर तो जा ही रहा है, साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति कर रहा है। ठीक है, पहली बात ये जो है यहाँ पे सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, कौन सा पर्वत है इस वाले सेक्शन में इंडिया में, हाँ यहाँ पे अरावली। ठीक है, अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हो गया था, धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी, है ना, तो ये काफ़ी सॉलिड स्टेट में था। ठीक है, पहली बात ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला भी हमारा मेघालय का जो पठार वाला रीजन है, ये भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, इसका भी निर्माण आर्कियन धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ, तो ये भी बहुत ज़्यादा सॉलिड स्टेट में है, मतलब काफ़ी मजबूत चट्टान है। अरावली यहाँ पे आपको मिलेगा मेघालय की पठार में, और इसके कंपेयर में ये वाला जो सेक्शन है, ये चट्टानें जो है उतनी हार्ड नहीं है जितनी अरावली और मेघालय की है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि एक तो उत्तर की ओर भी गति कर रहा है प्लस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस कारण से सबसे पहला जो पॉइंट टकराएगा यूरेशियन प्लेट से, वही ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट पहले जाके टकराएगा, तो पहले जाके इधर टकराया और इस प्रकार से फिर ये बैंड होना शुरू हुआ क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट सबसे पहले टकराया, ऊपर से ये वाला हार्ड सरफेस भी है, अरावली पर्वतमाला है, इस कारण से ही हमको देखने को मिलता है यहाँ पे जो पर्वत है ना बना, उसकी चौड़ाई जो है ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है, आज भी टकराने की गति हो रही है बहुत धीरे धीरे, 5 सेंटीमीटर पर ईयर, पता चलेगा। ठीक है, एक दिन में 5 सेंटीमीटर पता नहीं चलता, पर ईयर की बात है ये तो। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो इस कारण से ये जो भाग हमें देखने को मिलता है ये ज़्यादा चौड़ा है, पश्चिमी भाग है ना, क्योंकि ये वाला पॉइंट पहले टकराया, एक तो पहला रीजन, दूसरा ये वाला काफ़ी हार्ड सरफेस था, अरावली पर्वतमाला का एग्जिस्टेंस देखने को मिल रहा है इस वाले रीजन में, और उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति कर रहा है, उसके बाद ये वाला पॉइंट पहले टकराया, फिर ये वाला पॉइंट टकराया। ठीक है, इस कारण से चौड़ाई इस वाले हिस्से में ज़्यादा मिलती है, इधर कम मिलती है। ठीक है, और क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा इंडिया इस प्रकार से ना, इसी कारण से जो पर्वत का निर्माण हुआ है, आप देखेंगे ये वाला सुलेमान पर्वत है पाकिस्तान में, फिर एक चाप की भांति हिमालय फैला है, और फिर इधर आपको उत्तर पूर्व की हिमालय देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये जो हमने देखा, ठीक है, सुलेमान आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान में, इसका भी निर्माण सेम समय पे हुआ है, जब मतलब प्रायद्वीपीय प्लेट जब टकराई है यूरेशियन प्लेट से, तभी इनका निर्माण हुआ है। चाहे सुलेमान की बात करें, चाहे पूर्वांचल की बात करें, चाहे ये पूरा हमारा हिमालय की बात करें। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो बात हम लोग किए हिमालय की, और ये इस वाले मैप में जैसा कि मैंने कल की क्लास में समझाया था कि प्रायद्वीपीय प्लेट है ना, उसके कुछ भाग जो है नीचे भी है, ओशन के नीचे है ना, तो उसे हम ओशनिक प्लेट भी कह सकते हैं, और इसकी डेंसिटी जाहिर ज़्यादा रहेगी, तो ये पहले टकराएगा। ये जब पहले टकराया यूरेशियन प्लेट से, तो नीचे बेसिकली जाके मेल्ट हुआ और फिर इरप्शन हुआ वोल्केनोस का। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है रेंज, ये है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय, ज्वालामुखी क्रिया के चलते इसका निर्माण हुआ, फिर जाके महाद्वीप प्लेट टकराएगी, तब जाके हिमालय की जो मेन जो 3 रेंजेस है, महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक, इनका जाके फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक समझ आया? और क्योंकि पश्चिमी भाग जो है वो पहले टकराया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति कर रहा है, उत्तर की ओर गति कर रहा है, और पश्चिमी भाग है भी काफ़ी मजबूत क्योंकि अरावली पर्वतमाला का वहाँ पे है ना, मतलब इस अवस्थिति है, इस कारण से पश्चिमी भाग ज़्यादा चौड़ा है और पूर्वी भाग कम चौड़ा है। ठीक है, पूर्वी भाग लेट से भी टकराया है, और कंपेयर टू पश्चिमी भाग वो उतना मजबूत नहीं है, पश्चिमी भाग के कंपेयर पूर्वी भाग उतना मजबूत नहीं है, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है हमारा बीच का, ये क्योंकि थोड़ा कमजोर है, इस कारण से ये बैंड हो चुका है ना। अगर ये भी मजबूत रहता अरावली के जैसे, तो हमारा हिमालय कुछ ऐसा देखने को मिलता है ना, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने बात की हिमालय के फॉर्मेशन का। अब हम बेसिकली उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को अगर हम थोड़ा हॉरिजॉन्टल व्यू में देखें, तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब हम आ रहे हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, और एक एक करके इधर तिब्बत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, जो प्लेन एरियाज है। उसके उत्तर की ओर जब जाएंगे तो फिर क्या मिलेगा,
हमें उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के 4 रेंजेस। तो सबसे पहला मिलेगा शिवालिक, ठीक है। इसके बाद फिर आगे जाएंगे उत्तर की ओर तो लेसर हिमालय, जिसे हम लोग कहते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है। इसके बाद हमें मिलेगा ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय, है ना। इसके बाद जाएंगे तो ट्रांस हिमालय। ये आपको इसके अगर हम चट्टान रॉक्स के कलर की बात करें तो ब्लैक फॉर्म में दिखा है, क्योंकि ये आग्नेय चट्टान से इनका निर्माण हुआ है, जो वोल्केनो का इरप्शन हुआ, लावा बाहर आई, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय हो गया। और इसके बाद हमें मिलता है तिब्बत का पठार, ठीक है। तो ये क्रम याद रहेगा। एक बार तो सीजीपीएससी सिर्फ उत्तर से दक्षिण क्रम से जमाइए, यही पूछा था, सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में तो ये 4 आ जाएंगे, शिवालिक हो गया, लघु हो गया, महान हो गया और ट्रांस हो गया उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में। और उसके उत्तर में जाएंगे तिब्बत, और दक्षिण की ओर देखेंगे तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है यहाँ तक। तो स्टार्ट करते यहाँ से ट्रांस हिमालय से। ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं, फिर उसको हम लोग इमेज के फॉर्म में समझेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है ट्रांस हिमालय किस प्लेट का हिस्सा है, तो ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। यूरेशियन प्लेट मतलब ये वाला सेक्शन, यूरेशियन प्लेट दिख रहा है, ये तो हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ठीक है। ये अभी टकराया नहीं है, तो ये यूरेशियन प्लेट है, मतलब एशिया और यूरोप इस पूरे कॉन्टिनेंट का एक प्लेट है, वो है यूरेशियन प्लेट। तो ट्रांस हिमालय जो है यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, ठीक है, प्रायद्वीपीय प्लेट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो ये यूरेशियन प्लेट का भाग है, इसे हम लोग तिब्बती हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है किसे, ट्रांस हिमालय को, है ना। इसके अंतर्गत अभी 3 रेंजेस और एक बेसिकली तिब्बत में एक रेंज देखेंगे, कैलाश, ठीक है। इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका है, क्योंकि ओशनिक क्रस्ट पहले टकरा चुके हैं यूरेशियन प्लेट से, उसके चलते इसका निर्माण हो चुका है, ठीक है। विस्तार हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मेन रूप से देखने को मिलेगा, और एक जो रेंज है कैलाश वो आपको तिब्बत जो चाइना के अंतर्गत देखने को मिलेगी। पश्चिम में पामीर की गांठ से मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहीं से ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसा हमने देखा ना, पामीर की गांठ यहीं से निकला है बेसिकली ट्रांस हिमालय, ठीक है, समझ आ रहा है ना। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें, इसके बारे में ऐसा पूछा जाए उसकी संभावना कम है, लेकिन लंबाई है इसकी लगभग 965 किलोमीटर, ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। चौड़ाई 32 से 225 किलोमीटर के बीच में वेरी कर रहा है। बोलने का मतलब ये है कि जैसे इसका जो मिडिल वाला पार्ट है, ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला ज़्यादा चौड़ा है, 225 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। लेकिन जैसे जैसे पूर्व की ओर जाएंगे, ये वाला सेक्शन हो चाहे इधर की ओर जाए, पामीर की नॉर्थ की ओर, यहाँ पे फिर चौड़ाई पूर्व में भी पश्चिम में भी कम हो जाएगी, लगभग 30 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। जो मिडिल वाला सेक्शन है ट्रांस हिमालय के, ये सबसे ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम लोग देख रहे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक। तो यहाँ पे जो ट्रांस हिमालय की जो 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, वो है काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर और एक है कैलाश, है ना। इसके बारे में इसको हम ड्रॉ करते हैं, सारे के सारे हिमालय के पर्वत श्रेणियों को इसमें। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा यहाँ पे काराकोरम, ठीक है, उसके नीचे है लद्दाख, फिर है जास्कर, और लद्दाख का एक्सटेंशन तिब्बत में मिलेगा, वो है आपका कैलाश, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रखना है, ये है कि काराकोरम जो हिमालय है ना, या काराकोरम पर्वत श्रेणी बोल सकते हैं, इसका जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो है, पीक जो है, वो आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन सा है बताओ? नहीं नहीं नहीं, सियाचिन तो ग्लेशियर है, नहीं। ये है K2, जिसे हम क्या कहते हैं, और गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, K2 भी कहते हैं। हाइट कितनी है? ठीक, बहुत दिन बाद बोले कांकेर वाले ठीक है। तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, K2 की। और ये वर्तमान में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया, ये गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में है, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत, मतलब इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में भी है नहीं, ठीक है। तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान में है। जिस प्रकार से इजराइल और वॉर चल रहा है, इजराइल बोल रहा है कि मैं सभी अपने एरियाज लूँगा, ठीक है, तो कुछ हमारे मिनिस्टर लोग बोल रहे हैं कि पीओके भी लेंगे। कल मैं न्यूज़ देख रहा था, पीओके भी आएगा करके।
हाँ, जय एस जयशंकर का भी, और शायद राजनाथ सिंह या गृह मंत्री ने भी कहा था। ठीक है, गृह मंत्री तो लंबे समय से बोल रहे हैं पीओके लाएंगे करके। ठीक है, पीओके लाने के लिए जो मतलब ग्राउंड लेवल पे जो एक्टिविटी हो रही है, जो मुझे लगता है जो आपको कहीं पे न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा, वो ऐसा मुझे लगता है उसको लाने का एक ही तरीका है। अगर पीसफुली लाना है तो क्या तरीका है? अगर वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए कि भैया आप खुद विद्रोह करो, उसके बाद सारी चीज़ें हम तो बैठे ही हैं करके। ठीक है, तो मेन जो चीज़ आप देखेंगे अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है ना, देखेंगे आप कि वहाँ पे बेसिकली भारत में शामिल होने के लिए समय समय पे विद्रोह होते रहते हैं, अपनी खुद की गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह हो रहे हैं। ठीक है, तो उस विद्रोह को फंडिंग कौन कर रहा है? कोई तो फंडिंग करेगा, तो भारत सरकार कर रही है, भले कोई एक्सेप्ट करे मत, लेकिन आज से अगर 10 साल 15 साल बाद अगर वो चीज़ें हो जाएंगी, तो उसके बाद जब मूवी बनेगी, है ना, हम लोग तो जिंदा रहेंगे ही, तो उसमें देखेंगे। ठीक है, तो उसमें देखेंगे ये सारी स्टोरी कैसे कैसे रॉ के एजेंट्स गए या और कहीं पे भारत सरकार ने कैसे कैसे फंडिंग की कि वहाँ पे विद्रोह को, है ना, ऐसा एक्चुअल में हो रहा है, मुझे पर्सनली लगता है। बट वो हमको न्यूज़पेपर में कहीं मिलेगा नहीं, है ना। हाँ, जब हो जाएगा तब पता चलेगा। ठीक है, लेकिन 100% मैं तो श्योर हूँ कि हो रहा है। पहले मैं सोचता था कि कैसे आखिर बात कर रहे कैसे, अगर आप हमला करोगे, ठीक है, तो उसका आउटकम क्या होगा? युद्ध होगा। युद्ध में किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं, नुकसान दोनों का ही है, किसी का कम होगा ज़्यादा होगा, लेकिन नुकसान तो होगा ही। तो थोड़ा सा आंतरिक अशांति फैलाया जाए, और पाकिस्तान वैसे भी उलझा हुआ है, ईरान के साथ उलझा हुआ है इस वाले रीजन बलूचिस्तान को लेकर के। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ रीजन चल रहा है खैबर पख्तूनवा वाला। ठीक है, तो मतलब ट्रिपल फ्रंट देख सकते हैं, अफगानिस्तान के साथ भी क्लैश चलेगा, ईरान के साथ भी चल रहा है, इंडिया भी पीओके लाएगा, बचेगा क्या उसके पास? ठीक है, एक तो बांग्लादेश था पहले, ईस्ट पाकिस्तान, वो भी चले गया, है ना। तो देखेंगे मूवी बोरी ऋतु साहू। ठीक है, पक्का आएगा देखना जब इंडिया में शामिल हो जाएगा पीओके, लंबा समय लगेगा ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो वो तो एक अलग टॉपिक हो गया, हम लोग जिंदा रहेंगे ही सर। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, क्या बज रहा है यार, किसका मोबाइल? ठीक है। तो देखो ये वाला सबसे नॉर्थ में हम देख रहे हैं, ये है ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के बारे में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी लोकेशन है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन में देखने को मिलेगा मुख्य रूप से, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ये ट्रांस हिमालय के अंतर जो काराकोरम की हम बात कर रहे हैं, इसे ही कृष्णगिरी भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना, कृष्णगिरी। ठीक है, काराकोरम को ही कहा जाता है। क्लियर? तो 8,611 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। अगर हम बात करें ना, मतलब अगर ये तो वैसे तो पीओके में आ रहा है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में मिलेगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत की, तो इसको लेना K2 को। ठीक है, क्योंकि अगर ऑप्शन में मिला तो इसको ही लेना है, अगर ऑप्शन में नहीं है तब जाके किसको लेंगे? कंचनजंगा को लेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई काराकोरम की। इसके बाद जो नीचे का जो श्रेणी है वो है लद्दाख, है ना। ये वाला हो गया लद्दाख, और लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, तो वो है राकापोशी। ये भी आपको कहाँ पे मिलेगी? पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान में मिलेगी। ठीक है, और ये विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है, 7788 मीटर इसकी है ऊंचाई। और ख़ास बात यह है कि ये सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है, मतलब एकदम इस प्रकार से मिलेगी स्ट्रेट, तो क्लाइम करना इम्पॉसिबल टाइप का है। ठीक है, राकापोशी की बात करें तो ये दो चीज़ें हो गई, काराकोरम लद्दाख, और उसके नीचे में हमको देखने को मिलेगा जास्कर। अभी उस एरिया में कौन रहते हैं? किस एरिया में कौन रहते हैं? पीओके में आदमी लोग रहते हैं, पाकिस्तान वाले। ठीक है, पाकिस्तान वाले रहते हैं, नहीं पाकिस्तानी रहते हैं ना, मतलब एक्चुअल में तो वो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। पाकिस्तान ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिया ने, भारत सरकार बोल सकती है, बट है तो पाकिस्तानी, क्योंकि गवर्नमेंट तो वहाँ की है ना। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा जो आ जाता है वो है लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, और फिर है जास्कर। जास्कर आ जाता है तीसरा। जास्कर की जो सबसे, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, ठीक है, ये जो है जास्कर, और जास्कर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है?
अब जास्कर और महान हिमालय ये दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक फैला है। तो चाहे जास्कर पर्वत बोले या अगर महान हिमालय बोले, है ना, उसका भी विस्तार हम बात कर सकते हैं। तो ये जो चोटी है आपको देखने को मिल रहा है, ये है नंगा पर्वत। ठीक, ये भी कहाँ पे है? पीओके में है, गिलगिट बाल्टिस्तान में। ठीक है, तो तीनों के तीनों गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में है। ठीक है, ये वाला हो गया नंगा पर्वत। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8124 मीटर। ठीक, अब 8124 मिलेगा, 8126 मिलेगा, 2-3 मीटर ऊपर नीचे रहेगा। ठीक है, अलग अलग बुक में। ठीक है, पूछने का मतलब ये था कि नॉर्मल बसाहट है लोगों का या सेना को तैनात करके रखे? सेना नहीं है वहाँ पे गतिविधि चलती है टेररिस्ट लोग की। ठीक है, ठीक है, तो सेना वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी है, इंडियन आर्मी नहीं है। इंडियन आर्मी इंडिया वाले कंट्रोल में है। ठीक है, और वहाँ पे आपको मिलेगा पाकिस्तानी आर्मी के कुछ कैंप्स मिलेंगे और उसके अलावा आपको बहुत सारे टेररिस्ट लोग का भी एक कैंप मिलेगा। ठीक है, जिसको पाकिस्तान बोलता है कि ट्राइबल पीपल है हमारे, इनसे कोई रिलेशन नहीं है ना। तो पाकिस्तान अपनी जो भी गतिविधि है ना उन्हीं लोग को फंडिंग करके कराता है। खुद की सेना भेजेगा तो वॉर हो जाएगा ना। ठीक है, तो इस कारण से तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये 3 हो गए। एक आपको मिलेगा यहाँ पे कैलाश, है ना। तो कैलाश जो है वो बेसिकली आपको तिब्बत में मिलेगा, और इसी के पास जो आपको झील मिलेगा मानसरोवर, है ना। कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा करते हैं। ठीक, हाँ, कौन सा, क्या चीज़? हाँ, वो जो क्लाइम करना ना, पहले के टाइम पे अनुमति दी, अब ये तो चाइना गवर्नमेंट के अंतर्गत है। पहले के टाइम पे अनुमति दिए भी थे, लेकिन अब बैन कर दिए, मतलब अब प्रतिबंधित है। ठीक है, क्योंकि भारत सरकार ने भी कहा है ना कि भाई हमारे हिंदू धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है और आप क्लाइम करवा रहे हो पैसा लेने के लिए। ठीक है, तो बाद अब नहीं होता, पहले कुछ टाइम के लिए हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया कैलाश, हो गया हमारा बात ट्रांस हिमालय का। इसके बाद हम देखते हैं इसके नीचे, तो इसके में केवल इतना ही याद रखना है ना, जो प्रमुख पर्वत चोटी है ना इनके बारे में। और इसके बाद फिर हम देखते हैं महान हिमालय। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 इंपॉर्टेंट रेंज, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, एक है कैलाश। कैलाश है तिब्बत रीजन में। इसमें केवल हमने देखा पर्वत चोटी, तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई। इसके नीचे आ जाएंगे तो लद्दाख, इसकी सबसे ऊंची चोटी है राकापोशी, 7788 मीटर, 7788। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है जास्कर, जिसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंगा पर्वत। ठीक है, ये जो जास्कर जो है इसे ही हम लोग टेथिस हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तब काराकोरम श्रेणी का निर्माण हुआ, लद्दाख श्रेणी का निर्माण हुआ, और जास्कर श्रेणी का जब निर्माण हुआ तो साथ में जो सेडिमेंट्स थी हमारी ये वाली ओशन की, ये सेडिमेंट्स भी एक फॉर्म ली ऊपर, इस प्रकार से बनी। तो यह है जास्कर, क्योंकि जब इसका जियोलॉजिस्ट ने अध्ययन किया तो यहाँ पे जो मिनरल्स है, जो चट्टान है, वो सब समुद्र की सतह के उनको प्राप्त हुए। तो इस आधार पे ये मतलब अनुमान लगाया गया कि ये जो समुद्र के जो सेडिमेंट्स है ना उनसे निर्माण हुआ है किसका, जास्कर का। तो जास्कर को टेथिस हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ बुक्स में पूरे के पूरे ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय लिखा मिल जाएगा, है ना। बट ट्रांस हिमालय के बारे में याद रखने के उसे तिब्बती हिमालय कहा जाता है, और काराकोरम, लद्दाख, और उसके बाद है जास्कर, जिसको हम लोग टेथिस हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो जास्कर और महान हिमालय है इनके बीच का जो गैप फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एकदम ज़्यादा मिला हुआ है ये, है ना। तो ये हो गया, इसके बारे में याद रखना। नंगा पर्वत 8124 मीटर, ये तीनों जो माउंटेन पिक्स है तीनों है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और ये हो गया हमारा कैलाश। अब इसके बाद देखते हैं एक और प्रमुख जो पर्वत श्रेणी है मेन जो है वो है महान हिमालय, जो आपको यहाँ से ही नंगा पर्वत से ही कुछ इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक मिलेगा, सिंधु नदी के मोड़ से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, यानी कि नंगा पर्वत से लेके अगर पर्वत की हम लोग बात करें तो नामचा बरवा तक। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा नामचा बरवा। ये जो नामचा बरवा है ना, ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पे है। ठीक, क्लियर है।
ये तो बात हो गई महान हिमालय की। इसके जब नीचे आ जाएंगे तो हमको मिलेगा शिवालिक, सॉरी, लघु हिमालय। और लघु हिमालय है थोड़ा डिसकंटिन्यूट फॉर्म में, तो लघु हिमालय के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है वो है कि कौन कौन सी रेंजेस है। जैसे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने 4 रेंज देखे, महान हिमालय में हम रेंज नहीं देखेंगे, महान हिमालय हम क्या पढ़ेंगे, प्रमुख चोटियाँ। ठीक है, तो अभी चोटियाँ बताऊंगा इंपॉर्टेंट, जिसको याद रखेंगे। पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर आपको मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद लघु हिमालय, तो पहले लघु हिमालय को देखते हैं, उसके बाद फिर इसको देखेंगे चोटियों को। लघु हिमालय की बात करें तो अलग अलग पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय में देखें तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सबसे पहले हमको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा एक रेंज, वो है इस प्रकार से। कौन सा बताओ, जम्मू कश्मीर में कौन सा रेंज है? हाँ, पीर पंजाल, नाम सुने हो? ठीक है, पीर पंजाल। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा विस्तार है, कुछ हिस्सा इसका आगे जाके कहाँ पे है, कौन सा राज्य मिलेगा? हाँ, हिमाचल। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जब हम जाएंगे तो एक टनल का निर्माण हुआ, याद करो पीछे, अटल टनल। ठीक है, अटल टनल कहाँ पे है? राज्य तो हिमाचल प्रदेश, और कौन सी पर्वत श्रेणी में है? तो पीर पंजाल में है। ठीक है, यानी लघु हिमालय की बात कर रहे हैं ना, तो अब ये कटी फटी फॉर्म में है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हो गया पीर पंजाल। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे उत्तराखंड में, विशेष तौर पे, सॉरी, हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल जो है वो जम्मू कश्मीर, और विस्तार आपको मिलेगा हिमाचल में। एक और श्रेणी मिलेगी धौलाधर। ठीक है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? हिमाचल में ही। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। आपको 2 टनल आपको मिलेंगे, एक तो पीर पंजाल टनल ही, और दूसरा है बनिहाल टनल, वो इसी माउंटेन रेंज पे है। ठीक है, पीर पंजाल में। हाँ हाँ हाँ, जवाहर टनल। ठीक है, तो वही वाला है। तो पीर पंजाल हो गया, और फिर इसके बाद एक जो रेंज आपको मिलेगा ये वाला, वो है धौलाधर। ठीक, इसके बाद हम उत्तराखंड में जब आते हैं ना, तो 2 प्रमुख रेंज हमको मिलती है, बताओ कौन कौन सा है? हाँ ठीक है, एक मिलेगा मसूरी और एक मिलेगा नागटिब्बा। ठीक है, मसूरी और नागटिब्बा। हम बात कर रहे हैं लघु हिमालय की या मध्य हिमालय की। इसके बाद नेपाल में कौन सा मिलेगा? महाभारत। ठीक है, माउंट एवरेस्ट तो आएगा, लेकिन उसमें आएगा ना महान हिमालय। मैं भी बताऊंगा उसकी इंपॉर्टेंट चोटियों को। पहले हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं लघु हिमालय को। ठीक है, उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा महाभारत। ठीक है, तो लघु हिमालय के अंतर्गत हमें यही रेंजेस याद रखनी है। एक तो पीर पंजाल हो गया, फिर धौलाधर हो गया, ठीक है, मसूरी हो गया, मसूरी हो गया, ये वाला तीसरा वाला हमारा, और ये वाला हो गया हमारा नागटिब्बा। और फिर जब नेपाल में जाएंगे तो हमको मिलेगा महाभारत। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि महाभारत हिमालय कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में है। किसका पार्ट है? ट्रांस, महा, लघु, शिवालिक? हाँ, लघु हिमालय। कैसे डाउट हो रहा है क्या? मसूरी, नागटिब्बा। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है ना सभी को? ठीक है, तो किसका पार्ट है? एक तो ये पूछा जा सकता है, लघु हिमालय का पार्ट है। ठीक है, कहाँ पे है? तो नेपाल में है। एक प्रश्न तो ऐसा आया भी था, महाभारत श्रेणी कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो नेपाल में याद रखना है। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा महाभारत, यहीं तक याद रखना है। ठीक है, इधर नहीं आ रहा है, इधर आएंगे अभी शिवालिक में। ठीक, अब इसके नीचे फिर हमको देखने को मिलता है शिवालिक। तो शिवालिक की इंपॉर्टेंट जो श्रेणियां हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा, क्या नाम है बताओ, कौन बताया? हाँ हाँ, ठीक, जम्मू हिल्स मिलेगा। ठीक है, शिवालिक की बात कर रहे हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश छोड़ देंगे, उत्तराखंड आएंगे। उत्तराखंड में कौन कौन सा मिलेगा बताओ? धंग मिलेगा एक, और एक मिलेगा डुंडुआ। ठीक है, नहीं 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 नहीं, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा, कौन सा है? जम्मू।
ठीक है, ये हो गया हमारा धंग, इसके बाद मिलेगा डुंडवा। ठीक है, ये दोनों है उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फिर नेपाल वाला जो हमारा रीजन है, इसकी हम बात कर रहे हैं। नेपाल का जो बॉर्डर है और उत्तर प्रदेश बिहार का जो बॉर्डर है, बेसिकली ये वाला सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमको मिलेगा, अगर पर्टिकुलरली पूछा जाए स्टेट कौन सा, अगर स्टेट दे दे, अगर नाम ही नहीं दे नेपाल का, तो उत्तर प्रदेश लेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का जो स्थान है, वहाँ पे हम इसे कहते हैं चूरिया घाट। ठीक है, लेकिन अगर नेपाल ऑप्शन में है तो हम नेपाल लेंगे। ठीक है, अगर नेपाल नहीं है तो उत्तर प्रदेश ले सकते हैं राज्य में इंडिया का। ठीक है, क्योंकि दोनों की बेसिकली सीमा पर जो शिवालिक है, उसे हम कह रहे हैं चूरिया घाट हिल्स। ठीक है, चूरिया घाट या फिर चूरिया मूरिया भी मिलेगा कई जगह पे, है ना, इस प्रकार से। तो चूरिया घाट भी मिल सकता है या चूरिया मूरिया घाट भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। कितना हो गया, जम्मू हो गया, धंग, डुंडवा, चूरिया घाट। ठीक है, शिवालिक की ये जो रेंजेस है ना, यहाँ से अभी वर्तमान में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। बट आपसे अगेन पूछा जाएगा कि ये कौन से राज्य में है। ठीक है, और कौन सी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ट्रांस, महा, लघु या शिवालिक। तो शिवालिक के अंतर्गत देख रहे हैं जम्मू, हिमाचल को छोड़ दिया, जम्मू तो जम्मू में ही मिलेगा, धंग और डुंडवा मिलेगा उत्तराखंड में, और इसके बाद चूरिया घाट मिलेगा मुख्य तौर पे नेपाल में, और बेसिकली अगर इंडिया की बात करें तो गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में, उसके पास का जो एरिया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, अब क्योंकि डिसकंटिन्यूड फॉर्म में है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये दोनों आपको मिलेगी एकदम मिली हुई अवस्था में, जैसे जैसे पूर्व की ओर जाती जाएंगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी ये टोटल मिली हुई फॉर्म में। अभी बताऊंगा ना, अभी महान हिमालय के अंतर्गत चोटियां जो है वो बताऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद शिवालिक हो गया और लघु हिमालय, ये मिल जाती है, आपस में मिली हुई फॉर्म में है। तो हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 4 जो इंपॉर्टेंट श्रेणियां हैं जो शिवालिक के अंतर्गत, जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, है ना। और इसको अलग से एक पूरा जो सेक्शन है नॉर्थ ईस्ट का, उसको अलग से हम लोग अलग से अध्ययन करते हैं पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत, है ना, नॉर्थ ईस्ट हिमालय के अंतर्गत। तो अगर हम इसी की बात करें शिवालिक के फर्दर एक्सटेंशन की, जो पूर्व की ओर है, तो अरुणाचल प्रदेश में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक मिलेगा डाफला, फिर मिलेगा मिरी, फिर है अबोर, फिर इस प्रकार से है मिश्मी। ठीक है, तो ये 4 रेंज हम और याद कर सकते हैं, और इस 4 को तो हम अगेन जब पढ़ेंगे, जब पूर्वांचल हिमालय अलग से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो डाफला हो गया, ठीक है, ये वाला, फिर है मिरी। तो ये क्रम भी हमको याद रखना है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ये है अबोर और ये हो गया मिश्मी। इसके नीचे आ जाएंगे तो पटकाई बुम आ जाएगा, फिर नागा, मणि, वो सब देखेंगे, अलग से बताऊंगा जब नॉर्थ ईस्ट हिमालय देखेंगे तो। ठीक है, तो डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी याद रहेगा। शिवालिक के पार्ट कह सकते हैं इसको। जो ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है इंडिया में, है ना, वो इंटर करती है डाफला, मिरी, अबोर के बाद यहां से ये वाला सेक्शन से, यानी कि अबोर, डाफला, मिरी, अबोर, ये वाला अबोर हो गया, और मिश्मी के बीच से। ठीक है, इस प्रकार से इंटर कर रही है। क्लियर, ब्रह्मपुत्र नदी याद रहेगा, अबोर और मिश्मी के बीच से इंटर कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया शिवालिक के अंतर्गत कुछ प्रमुख रेंजेस। तो रेंज की बात करें तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत दिखे 4, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और एक है कैलाश। ठीक है, महान हिमालय के अंतर्गत कोई रेंज नहीं देख रहे हैं, मतलब एक कंटिन्यूस रेंज है, मतलब अलग अलग फॉर्म में रेंज नहीं देख रहे हैं। महान हिमालय खुद में कंटिन्यू है, और क्योंकि अब नामकरण वही होगा जहाँ पे मानव बसाहट होगी। ठीक है, यहाँ पे मानव बसाहट है नहीं, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन है जियोग्राफिकल। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस आपको देखने को मिल रहा है फॉर्म। इस वाले रेंज में आपको फिर ही मानव बसाहट देखने को मिल जाती है गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में। तो जहाँ पे मानव बसाहट होगी वहाँ पे नामकरण भी होगा। महान हिमालय वाला जो रीजन है, यहाँ पे अलग अलग आपको नामकरण देखने को नहीं मिलेगा। तो पूरा एक कंबाइन फॉर्म, लगभग 2500 किलोमीटर की इसकी लंबाई जो है
उसे हम महान हिमालय ही कहते हैं, ठीक है। इसके नीचे जब आते हैं लघु हिमालय, जिसे लेजर हिमालय कहते हैं, ठीक है, या मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसके कुछ अलग अलग फॉर्म है, क्योंकि कटी फटी फॉर्म में है, लघु हिमालय भी, शिवालिक हिमालय भी। तो जो जो कटी फटी फॉर्म में है उस पर्टिकुलर एक एक पहाड़ी क्षेत्र को हमने नाम दिया है। तो सबसे पहले तो पीर पंजाल, ये जम्मू कश्मीर में मिलेगा मुख्य तौर पे। अगर आपसे ये पूछे कि कौन से राज्य में है, जम्मू कश्मीर भी दिया है, हिमाचल भी दिया है, तो किसको लोगे? जम्मू कश्मीर को ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन जो एक्सटेंशन है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कुछ हिस्सा जो है हिमाचल पे भी है, ठीक। तो ये याद रखना, 2 राज्यों में विस्तार है। इसके बाद आ जाता है धौलाधर। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जमाएं, तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पश्चिम से पूर्व जमाइए, पूर्व से पश्चिम जमाइए, ठीक है, उत्तर से दक्षिण जमाइए। क्लियर है? केवल राज्य याद करके काम नहीं चलेगा, क्रम भी याद रखना है। तो सबसे पहले है पीर पंजाल, उसके बाद है धौलाधर। धौलाधर आपको कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में, लघु हिमालय की बात कर रहे हैं। इसके फिर आगे फर्दर एक्सटेंशन की बात करें तो उत्तराखंड में आएंगे, तो एक मिलेगा मसूरी और फिर मिलेगा नागटिब्बा, ठीक है। और जब नेपाल में आ जाएंगे तो नेपाल में मिलेगा महाभारत, ठीक है। तो ये हो गई बात लघु हिमालय की। इसके नीचे आ जाते हैं तो है शिवालिक। शिवालिक के अंतर्गत जो रेंजेस है प्रमुख, एक तो जम्मू में है जम्मू हिल्स, ठीक है। हिमाचल प्रदेश छोड़ देंगे, उत्तराखंड में आएंगे तो 2 मिलेगी, एक तो धांग मिलेगी और एक है डुंडुआ। तो ये क्रम भी वही है, ठीक है। फिर आ जाएगा चूरिया घाट हिल्स, नेपाल में मिलता है प्रमुख तौर पे। अगर ऑप्शन नहीं दिया, उत्तर प्रदेश दिया तो वो ले लेना। गोरखपुर के पास का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके उत्तर में, ठीक है, इंडिया नेपाल बॉर्डर में, उसे कहते हैं चूरिया घाट या चूरिया मुरिया हिल्स भी कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कटी फुटी फॉर्म में, क्योंकि तो फिर महान हिमालय, सॉरी, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय आपस में मिल जाएगी जैसे जैसे पूर्व की ओर जाएगी। तो अरुणाचल प्रदेश में जब आ रहे हैं हम लोग, तो 4 प्रमुख रेंज है। एक तो हो गया डाफला, ठीक है, फिर अबोर, मिरी, फिर है अबोर और फिर है मिश्मी। तो इसको याद रख सकते हैं, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, DMAM करके याद रख सकते हैं, ठीक है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब महान हिमालय के अंतर्गत हमने रेंज तो देखे नहीं, लेकिन महान हिमालय के अंतर्गत कुछ प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, वो हम याद रख सकते हैं। उसके बारे में क्रम से पूछा जा सकता है कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जमाइए, ठीक है। यहाँ तक में कोई भी डाउट? क्लियर है? तो जब मैप बनाओगे ना तो इस प्रकार से बनाना, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। सर हिमालय का विस्तार तो यूपी में नहीं है क्या? यूपी में नहीं है, मैंने बताया ना, यूपी में नहीं। यूपी का जो बॉर्डर है, एरिया है ना नेपाल वाला, वहाँ पे है, ठीक है। इसीलिए बता रहा हूँ, अगर नेपाल नहीं दिया ऑप्शन में तब तो लेंगे यूपी, क्योंकि बॉर्डर एरिया में है करके। स्टेट काउंट करते हैं तो यूपी को नहीं लेते हैं बिल्कुल भी। सिर्फ ग्रेट हिमालय का विस्तार नहीं है, ठीक है। हिमालय का जो विस्तार है 11 राज्यों में है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है। अभी आगे हम देखेंगे उसको, लेकिन पहले मैप समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब महान हिमालय के अंतर्गत जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, ले जाओ ना, ठीक है। तो वो याद रखते हैं। सबसे पहले तो देख रहे हैं नंगा पर्वत। अब नंगा पर्वत की बात करें तो मैंने जैसे बताया, टेथिस हिमालय, जिसे हम जास्कर हिमालय भी कह रहे हैं, उसके अंतर्गत भी इसको काउंट करते हैं, और महान हिमालय के अंतर्गत भी काउंट करते हैं। वो किसके अंतर्गत आएगा, अलग अलग बुक वाले अलग अलग बताते हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से चलना है, दोनों के अंतर्गत हम देख रहे हैं एक प्रकार से। ये तो बात हो गई नंगा पर्वत की। इसके बाद जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही एक और प्रमुख चोटी आपको देखने को मिलेगी। अगर ये हो गया हमारा महान हिमालय, तो यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं, ये वाली येलो कलर वाली दिख रहा है ना, ये इसका नाम है नुनकुन। नुनकुन, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी है, नुनकुन, है ना। ये 2 चोटियां हैं, 2 नाम है, एक है नून और दूसरा है कुन। दोनों पास पास में है तो कंबाइन फॉर्म में कहते हैं नुनकुन, ठीक है। लगभग 7000 मीटर से ज़्यादा दोनों की ऊंचाई है। एक का 7100 मीटर है, एक का 7070 मीटर के लगभग है। ऊंचाई याद नहीं रखेंगे, ठीक है, लिख दूंगा तो आप याद करने पे जाओगे, वो आपके एग्जाम में काम आएगा ही नहीं, ठीक है। 7150 के लगभग है, 7070 के लगभग है। 7000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई है, याद रख सकते हैं बस, ठीक है। ऊंचाई के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आएगा ना, जो पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखते हुए चल रहे हैं, वो मैं नोट डाउन करा रहा हूँ। जैसे कि ये सब जो नोट डाउन किए ना, इनके ऊंचाई याद रख सकते हैं, ठीक है। ये नून कुन जैसे बहुत सारे कुन मिलेंगे, उसको याद नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो नून कुन आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, ये भी महान हिमालय के अंतर्गत आ रहा है।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो है ना, एक तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तो इंडिया के बाहर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नेपाल में, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आते हैं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जमाइए। इंडिया में बात करें तो एक तो हो गया नंगा पर्वत हो गया हमारा, ठीक है, जम्मू कश्मीर रीजन में। दूसरा हो गया नुनकुन। इसके बाद आपको हम बात करते हैं इस वाले रीजन के, उत्तराखंड में आते हैं, तो एक आपको मिलेगा नंदा देवी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो नंदा देवी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कहाँ पे करूँ, इधर लिखता हूँ। येलो नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, अच्छा हाँ ठीक है, पूरा क्लियर करते हैं। कहाँ गया, कौन से कलर में लिखूं, चलो ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, पहले तो इसको मिला देते हैं थोड़ा, इसको हम मिला देते हैं। तो ये सबसे पहले हो गया नंगा पर्वत, ठीक है। यहां पे रेड में लिखूंगा, दिखेगा ब्लैक में, हाँ ऑनलाइन में दिखता है ना, चलो ठीक है। तो ये तो नंगा पर्वत हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा यहां पे मान लेते हैं नुनकुन को, ठीक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। तो नुनकुन हो गया, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, ठीक है। महान हिमालय के अंतर्गत जो प्रमुख पर्वत चोटियां वो सब देख रहे हैं। यहाँ पे आ जाएंगे उत्तराखंड में, तो एक प्रमुख मिलेगा नंदा देवी, ठीक। इसकी ऊंचाई याद रख सकते हैं, 7,816 मीटर के लगभग ऊंचाई है इसकी, ठीक है, नंदा देवी की। तो क्रम याद रखेंगे ना, पश्चिम से पूर्व की ओर नंगा पर्वत है, नुनकुन है जम्मू कश्मीर में, फिर है नंदा देवी 7,816, ठीक है। इसके बाद एक प्रमुख पर्वत चोटी है, अब वैसे तो यहाँ पे कई सारी है, यमुनोत्री है, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब आप कंसिडर कर सकते हैं इसी के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको देख रहे हैं, क्योंकि उसको तो हम आगे पढ़ेंगे जब नदी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ओरिजिन होगा। इसके बाद एक आपको चोटी मिलेगी, नंदा देवी भी है, नंदा कोट भी है, जो इंपॉर्टेंट है वही सब नोट डाउन करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा एक, वो है कामेत, ठीक, कामेत श्रेणी। आपसे एग्जाम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कामेत जो माउंटेन पीक है कौन से राज्य में, उत्तराखंड में, ठीक है। नंदा देवी के बारे में तो कई बार पूछा है, कौन से राज्य में, उत्तराखंड में है, ठीक है। और कौन से हिमालय का पार्ट है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो याद रखना महान हिमालय, ठीक है। तो ये दो यहाँ पे हो गए, दो जम्मू कश्मीर में देखे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है रियो पुरगिल, है ना, बट उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो आएगा नेपाल में, ठीक। तो नेपाल में जब इंटर कर रहे हैं ना, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो आपको याद रखना, एक तो हो गया पहला धौलागिरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नाम में कंफ्यूज नहीं होना, ये है धौलागिरी। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा धौलाधर, धौलाधर रेंज वो लघु हिमालय का पार्ट है जो हम देख रहे हैं, ये वाला हो गया, ये वाला जो है ये हो गया पीर पंजल, फिर है धौलाधर, ठीक है। लेकिन हम जब माउंटेन पिक्स की बात कर रहे हैं महान हिमालय के अंतर्गत, तो नेपाल में जब हम लोग इंटर कर रहे हैं, तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट है तो कई सारे, जो इंपॉर्टेंट है वो है धौलागिरी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अन्नपूर्णा, ठीक। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यूपीएससी ने पूछा था, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से जमाइए, और रेंजेस ये जो माउंटेन पिक्स है उसके नाम दिए गए थे, ठीक है। और कुछ कुछ स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी जब आप घटना चक्र देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक। तो धौलागिरी है, फिर अन्नपूर्णा है। इसके बाद हमको मिलता है मकालू, फिर मिलेगा एवरेस्ट, फिर मिलेगा मनसालू, और यहाँ पे मिलेगा कंचनजंगा, ठीक है। तो धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, फिर मिलेगा मकालू, ठीक है, ये वाला हमारा। इसके बाद मिलेगा एवरेस्ट, तो एवरेस्ट को थोड़ा अलग बनाना जरूरी है, ये वाला है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। कहाँ पे, कौन से हिमालय का पार्ट है,
महान हिमालय का पार्ट है। जितने भी इंपॉर्टेंट या जितने भी टॉप मोस्ट पीक्स जो हैं, ऊंची पर्वत चोटियां हैं, वो आपको जनरली आपको महान हिमालय में ही देखने को मिलेगी। सर ब्लर दिख रहा है थोड़ा, बोल रही है रितु, रेड कलर, और पिक्सल क्वालिटी बढ़ाओ वीडियो का फिर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू। अब फिर से मिटा नहीं सकता ना, लिख लिया हो तो, ठीक है। तो मकालू हो गया, फिर है एवरेस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है पता होगा आपको? तो 8,848 भी मिलता है, 8,850 भी मिलता है, ठीक है। बोले कि 2 मीटर बढ़ गया थोड़ा, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन मिले लगा सकते हो। वैसे तो इतना पुराना क्वेश्चन हो गया कि ऐसे क्वेश्चन अब आते नहीं है एग्जाम में, है ना। तो ये तो हो गया एवरेस्ट, और उसके बाद है, देखो ये मकालू हो गया, उसके बाद आता है एवरेस्ट, और उसके बाद है मनसालू, ठीक है। तो मकालू के बाद है एवरेस्ट, और फिर है मनसालू, ठीक है। तो ये जो प्रमुख तौर पे देख रहे हैं 5 जो माउंटेन पीक्स है, ये आपको मिलेंगे कहाँ पे? नेपाल में, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा कंचनजंगा, और कंचनजंगा जो है ना, सिक्किम और नेपाल बॉर्डर में है। तो हम अपने यहाँ कंसीडर करते हैं सिक्किम में है तो बेसिकली बॉर्डर में कंचनजंगा, ठीक है। ये तो बात हो गई कंचनजंगा की, जो सिक्किम में देखने को मिलेगा। एक प्रमुख माउंटेन पीक आपको जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा कुछ यहाँ पे, उसका नाम है कांगतो, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो हमने पिंक कलर से डिनोट किया है, ये है नामचा बरवा। नामचा बरवा इंडिया में नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली बोल सकते हैं तिब्बत में है, और कई बुक्स में आपको मिलेगा कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पे स्थित है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश तिब्बत की सीमा लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि ये बेसिकली तिब्बत पे है, ठीक है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट माउंटेन पिक्स है, और इसको हमको पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम को जमाने के लिए दिया जा सकता है। तो ऐसे याद रखना, नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक, ठीक है। नूनकुन कहाँ पे है, कौन से राज्य? नूनकुन के बारे में ये पूछे कि कौन से हिमालय का पार्ट है, ये तो इम्पॉसिबल टास्क है कि कौन से राज्य में, यही पूछे बड़ी बात है। तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सर एक डाउट है, पूछूं क्या? बिल्कुल पूछो, ठीक है, ठीक है। तो नूनकुन की बात हो गई। इसके बाद हम लोग देखे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में कई सारे हैं ना, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ भी है। उसको मैं जब नदी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, एक तो नंदा देवी है और एक है कामेत। इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। नंदा देवी के बारे में कई बार आपको देखे भी होंगे प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो एक तो वो हो गया, नंदा देवी है, नंदा कोट भी है उसके जस्ट बगल में, नंदा देवी, नंदा कोट, ठीक है। ये सब आपको मिलेगा उत्तराखंड में। फिर जब नेपाल में आएंगे तो यही जो है वो इंपॉर्टेंट है, इंडिया में भले ही नहीं, लेकिन एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू। तो मकालू और मनसालू में डाउट हो सकता है, ठीक है। तो मकालू पहले है, फिर एवरेस्ट है, फिर मनसालू है, उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम में आ जाता है हमारा, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में जब आ जाएंगे, दो इंपॉर्टेंट देखिए, एक तो कांगतो है जो अरुणाचल में ही है, और एक नामचा बरवा है जो दोनों के बीच में है, अरुणाचल और तिब्बत के सीमा पे है नामचा बरवा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हो गया। यहां तक समझ आया? तो इतनी चीज़ें याद रखनी है। कुछ कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कोई डाउट अभी तक? ठीक है। और अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट घाटियों के बारे में, ठीक है। तो इसी में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, ये थोड़ा कौन सा पेन यूज़ करूं, ये वाला देखते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा वाइट वाला महान हिमालय, और इसके नीचे जो हमारा ग्रीन है ये हो गया लघु हिमालय, ठीक है। इन दोनों के बीच हमको कुछ घाटियां देखने को मिलेगी, दो इंपॉर्टेंट घाटी है, ठीक है। एक तो ना ये वाला रीजन हो गया, ये घाटी एक मिलेगी जो सबसे बड़ी घाटी है, कश्मीर घाटी, ठीक है। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कश्मीर घाटी कहाँ पे, नहीं पूछेंगे, जम्मू कश्मीर में है, कोई भी बता देगा। किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है ये पूछ सकते हैं। तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है कश्मीर घाटी। तो एक तो इंडिया में देखने को मिला कश्मीर घाटी, एक घाटी नेपाल में भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे अभी बाढ़ आया हुआ है नेपाल में, भारी भरकम है ना। तो यहाँ पे एक घाटी मिलेगी नेपाल में, अगेन वही महान हिमालय और
लघु हिमालय के बीच में। तो ये नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, तो इसे काठमांडू घाटी कहते हैं। ठीक है, ये महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच है, ये याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद ना लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच भी कई सारी घाटियां देखने को मिलेगी, है ना। इनको पश्चिम में बोलने का मतलब की है ये वाला रीजन, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू वाला रीजन। इस रीजन में इन घाटियों को कहा जाता है दून। ठीक है, जैसे कि देहरादून है ना, उधमपुर एक शहर आपको देखने मिलेगा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, उधमपुर दून कहा जाता है। कोटली दून, पाटली दून, तो जगह के नाम उसके आगे दून जोड़ दिए। देहरा नाम रहा होगा, देहरा में दून जोड़ दिया तो देहरादून हो गया। ठीक है, तो दून कहा जाता है पश्चिमी भाग में, किसको? घाटियों को। ठीक है, घाटियों को कहा जा रहा है, लेकिन किसके बीच की घाटियों को कहा जा रहा है? तो याद रखना है लघु और शिवालिक के बीच के। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की जो घाटियां हैं उनको पश्चिम में दून कहा जा रहा है। और जब पूर्व में जाएंगे, पूर्व में बेसिकली बात करें ना, तो ये हमारा पूरा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का उत्तरी जो हिस्सा है वहां से भी हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत का विस्तार है, जैसे दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, है ना। कुछ प्रमुख हिल स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे, है पश्चिम बंगाल में, उत्तर में है। तो वहां पे आपको ना यही जो घाटियां है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, इन्हें बेसिकली क्या कहा जाता है? यहाँ पे तो दून कहा जा रहा है, इस वाले रीजन में क्या कहा जाता है? अब ये मैं नीचे बना दी हूँ एक्चुअल में, ऊपर में तो जगह ही नहीं है, ये एक के बीच आएगा यहाँ पे। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में इन्हें क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपको एक मिलेगा अलीराजपुर द्वार, है ना, तो द्वार कहा जाता है शिवालिक और लघु हिमालय के बीच जो घाटियां हैं उसको। उत्तर पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से, या पूर्व की ओर, ऐसा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर कहा जा रहा है दून, पूर्व की ओर कहा जा रहा है द्वार। तो द्वार आपको एग्जाम्पल मिलेगा पश्चिम बंगाल के उत्तरी सेक्शन में, अलीराजपुर द्वार, अलग अलग आपको नाम मिलेंगे। ठीक है, ये घाटी है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर घास के मैदान की अगर हम बात करें, तो घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में कहा जाता है मर्ग। तो सोनमर्ग मिलेगा, गुलमर्ग मिलेगा। ये अगेन शिवालिक और लघु हिमालय के बीच के जो घास के मैदान है ना, इस वाले रीजन में, ये वाला जो हो गया, इन्हें कहा जा रहा है। ठीक है, मर्ग। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी कैसे हो गई है? उससे क्या है? फल देखें तो नंदा देवी, कामेत वगैरह है, समझ नहीं आया, एक बार फिर से कमेंट करो। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी कैसे हो गई है ये समझ आया, उसके बाद क्या लिखो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। घास के मैदानों को कहा जा रहा है मर्ग, कौन से वाले रीजन में? जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड में आ जाएंगे तो इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? हाँ, क्या बोले? क्या बोले? नहीं 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 नहीं, घास के मैदान बोल रहे, घाटी नहीं बोल रहे। ठीक है, ये हो गया मर्ग, घास के मैदान। अब घाटी में ही घास के मैदान रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो घास के मैदान है उसे मर्ग कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर रीजन में। ठीक है, सोनमर्ग, गुलमर्ग नाम तो सुने ही होंगे, है ना। तो सोनमर्ग है, गुलमर्ग है। लेकिन जब उत्तराखंड में आ जाते हैं ना, तो इन्हीं घास के मैदानों को क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। बुग्याल। ठीक है, या इससे पयार भी कहते हैं, पयार हो सकता है, पयाल बोल सकते हैं। ये कहा जा रहा है उत्तराखंड में। ठीक है, और ये मर्ग जो है ना, ये जम्मू में कहा जा रहा है। ठीक है, ये घास के मैदानों को कहा जा रहा है। तो आपने क्या क्या समझा? देखो, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले बात एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले महान हिमालय, ट्रांस हिमालय को हटाओ, महान हिमालय और लघु हिमालय, इनके बीच जो घाटी मिलेगी, तो दो घाटी इंपॉर्टेंट, एक मिलेगा ये वाला कश्मीर घाटी, और एक नेपाल में मिलेगा काठमांडू घाटी। दो हो गए। ठीक है, अब और जो लघु हिमालय, उसका कहानी खत्म। अब लघु हिमालय के नीचे आते हैं। तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच हम पहले देखेंगे घाटी। तो घाटियों को जो पश्चिम में है उन्हें कहा जा रहा है दून। ठीक है, और पूर्व की ओर जाएंगे, मुख्य रूप से अगर पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग है ना, उसमें हम कहते हैं द्वार। तो एग्जाम्पल है अलीराजपुर द्वार, आपको अलग अलग कई सारे मिलेंगे। ठीक है, ये तो द्वार का एग्जाम्पल है जो पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में मिलेगा।
पश्चिम में अगर देखेंगे तो फिर दून मिलेंगे, जैसे देहरादून तो फेमस है, उधमपुर दून जम्मू में मिलेगा, कोटली दून, पाटली दून, ये सब मिलेंगे। तो दून है, दून क्या है, घाटी है ना, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की घाटी है। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक? तो महान और लघु के बीच देखे दो घाटी, कश्मीर और ये हो गया काठमांडू, और लघु और शिवालिक के बीच देख रहे हैं इधर की ओर कहते हैं दून, और इधर जब आ जाएंगे तो उसी घाटियों को द्वार कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में ही जो घास के मैदान है उसे जम्मू में कहा जाता है मर्ग। तो गुलमर्ग, सोनमर्ग एग्जाम्पल है, जम्मू में कहा जा रहा है। और जब उत्तराखंड में आते हैं तो उसे बुग्याल कहते हैं या पयाल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये घास के मैदानों को कहा जा रहा है, वही घास के मैदान जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच है। और शिवालिक हिमालय के नीचे आ जाएंगे तो मैदानी हिस्सा आ जाएगा। तो मैदान के अंतर्गत क्या क्या आएगा, भाबर, तराई, खादर, बांगर, वो सब मैदान वाले सेक्शन में पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? अब जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। ये जो मैंने नोट डाउन कराया है ना, ये पूरा इमेज में, इसको तो आपको मैप बनाना पड़ेगा पहली बात। ठीक है, और जो जो इंपॉर्टेंट जो रेंजेस है जो मैंने यहाँ पे बताए हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। महान हिमालय की बात करें तो इससे हिमाद्री भी कहा जाता है, सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, आंतरिक हिमालय कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे ग्रेटर हिमालय। ठीक है, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, कई बार यही पूछ लेते हैं हिमाद्री हिमालय किसे कहते हैं, 4 रेंजेस दे दिए फिर, है ना, तो आसान क्वेश्चन भी फिर मिस हो जाएगा। तो ये सब नाम वाले भी याद रखें, सर्वोच्च हिमालय, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं, है ना, सब आपको महान में देखने को मिलेंगे मैक्सिमम। एक जो फैक्ट है वो ये है कि बेसिकली 6,000 मीटर से ज़्यादा पूरे एशिया महाद्वीप में, है ना, 94 माउंटेन पीक्स आपको मिलेंगे। 6,500 मीटर से ज़्यादा जिसकी ऊंचाई है, मीटर प्लस 94 माउंटेन पीक्स, एशिया की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से 92 माउंटेन पीक्स है ना, ये उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में आ रही है। यानी कि महान, ट्रांस, लघु, शिवालिक, इसके अब शिवालिक और लघु में तो ज़्यादा ऊंचाई वाले मिले, शिवालिक में तो मिलेगा नहीं, लघु में तो फिर भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मेन है वो आपको मिलेगा ग्रेटर हिमालय में। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, बट एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा वो। सर्वोच्च हिमालय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ इसमें है करके। ठीक है, सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है, एक चाप की भांति, मतलब ऐसे फॉर्म में एक आर्क के शेप में है। ठीक है, लंबाई की बात करें तो लगभग 2500 किलोमीटर, है ना, 25 से 30 किलोमीटर चौड़ी है, यानी कि चौड़ाई इसकी ज़्यादा है नहीं, है ना, 25 से 30 किलोमीटर ही चौड़ी है। ऊंचाई जितने 4 रेंजेस है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में, उसमें सबसे ज़्यादा इसी की है, 6100 मीटर औसतन, है ना। इसी के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट आ रहा है, नंगा पर्वत जितना हम लोग देखे अभी। तो ये बेसिकली नंगा पर्वत हो गया, नुनकुन, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है जो हमने यहाँ पे हमने क्रम से जमाया है। ठीक है, अब PDF आपको मिलेगा लास्ट में, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब, तो इसका फोटो आप ले सकते हो अगर नोट्स बनाना रहेगा तो। ठीक है, तो ये तो बात हमने की महान हिमालय, वृहद हिमालय की। इसके बाद हमने देखा था लघु हिमालय। तो लघु हिमालय के अंतर्गत जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ थी, पीर पंजाल हमने देखा, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत, ये ना पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। महान हिमालय के दक्षिण में है और शिवालिक हिमालय की उत्तर में है। अगर लोकेशन की बात करें तो पीर पंजाल श्रेणी जो है वहीं से स्टार्ट हो रही है, पीर पंजाल है, फिर धौलाधर है, फिर मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत देखते हैं। लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, लेकिन ये कटी फटी अवस्था में है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, महान हिमालय के दक्षिण में। ठीक है, इसकी चौड़ाई जो है महान हिमालय से ज़्यादा है, 80 से 100 किलोमीटर के बीच आपको चौड़ाई देखने को मिलेगा। और अगर पूछे ना किसी भी रेंज की हम बात करें, पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा मिलेगी, पूर्व में कम मिलेगी। ठीक है, कंप्लीट फॉर्म में देखें तो औसतन ऊंचाई लगभग 3500 से लेकर के 4500 मीटर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। और ये जो है इंपॉर्टेंट जहाँ से प्रश्न आते हैं वो ये है, जो उसको हमने मैप में समझा। क्लियर है, कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आ रही है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। और इसके बाद हमने देखा शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इसके बारे में कौन कौन से फैक्ट हैं, एक तो बाह्य हिमालय कहते हैं, आउटर, तो बाह्य है, तो आंतरिक किसे कहते हैं, महान हिमालय को। ठीक है, महान हिमालय आंतरिक है, ये बाह्य हिमालय है, इसे शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। ये सबसे नवीनतम है, जितना भी हमारा रेंज बना ना नवीनतम है, आज भी इसका निर्माण हो रहा है। आज से लगभग 1 लाख साल बाद क्या पता शिवालिक जो है
उसकी ऊंचाई जो हम लोग देख रहे हैं कि 900 से 1200 मीटर है, हो सकता है आज से कितने साल बाद बोला मैं, 1 लाख बोला क्या, 1 लाख साल बाद नहीं बोलते, ज़्यादा हो जाएगा, 1000 साल बाद ये हो सकता है इसकी जो ऊंचाई है 1200 से लेकर हो सकता है 1500 मीटर तक औसतन देखने को मिले, है ना, क्योंकि अभी भी निर्माण की अवस्था में है ना। और इसी कारण से आपको भूकंप वाली गतिविधि देखने को मिलती है। आप अगर देखेंगे कि प्रमुख जो क्षेत्र है, आपको लैंडस्लाइड की बात नहीं करते हैं, लैंडस्लाइड तो खैर बारिश के मौसम में दिख ही जाता है। लैंडस्लाइड अगर हाँ पर्टिकुलरली अगर बात करें हिमालय रीजन में ज़्यादा आखिर क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ की जो चट्टानें उतनी कठोर नहीं है, ठीक है, वो भूरभूरी टाइप की है, मतलब अगर ज़्यादा दबाव या पानी गिरा तो लैंडस्लाइड यहाँ पे ज़्यादा मिलती है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में लैंडस्लाइड होता है ऐसा नहीं है, लेकिन कम होता है कंपेयर टू हिमालय, क्योंकि यहाँ की जो रॉक्स है ना उतनी स्टेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये कारण हो गया, क्योंकि वैसे भी नवीन पर्वत है, तो अभी इसके निर्माण में काफ़ी समय लग रहा है। अभी आने वाले टाइम पे जब लंबा समय निकल जाएगा तब जाके और ज़्यादा कठोर होगा, ठीक है। दूसरा जो आपको मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ कि अभी भी ये निर्माण की अवस्था में, अभी भी मैंने बताया ना कि 5 सेंटीमीटर पर ईयर अभी भी ये गति कर रहे हैं उत्तर की ओर, ये प्रायद्वीपीय प्लेट हमारा, और इसी कारण से हमें भूकंप वाली गतिविधियां देखने को मिलती है। नेपाल में आपको भूकंप देखने को मिलेगा, ठीक है, तो एक बार तो मतलब कितना 8-10 साल हो गया शायद, काफ़ी बड़ा एक भूकंप आया था नेपाल में, काठमांडू में, ठीक है। तो नेपाल में आपको भूकंप देखने को मिलेगा। ये वाला जो अफगानिस्तान का रीजन है, यहाँ पे भी हाल फिलहाल में भूकंप की गतिविधि हुई थी, तो काफ़ी सारे लोग एक्सपायर भी हुए थे, ठीक है, अफगानिस्तान में। क्यों अफगानिस्तान में, क्योंकि हिंद कुश रेंज देख रहे हैं, निर्माण रिलेटेड है हिमालय के फॉर्मेशन से, ठीक है। तो इस रीजन में भी भूकंप गतिविधि देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में भूकंप गतिविधि देखने को मिलेगी। जब यहाँ पे भूकंप आता है तो झटके दिल्ली में महसूस किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उस रीजन में है ना। इस कारण से आखिर भूकंप आ क्यों रहा है, तो इस कारण से आ रहा है क्योंकि ये जो प्लेट है अभी भी ऊपर की ओर जा रही है, हिमालय का निर्माण अभी भी जारी है। जब चालू हुआ था गति करना 7 करोड़ साल पहले, तब इसकी स्पीड थी 15 सेंटीमीटर पर ईयर लगभग, और क्योंकि टकरा गई, पहले तो कोई टकराने में रुकावट नहीं था, तो स्पीड था थोड़ा, है ना। जब टकरा गए तो फिर स्पीड कम हो गया, तो अभी 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से अभी भी धकेल रही है यूरेशियन प्लेट को। क्लियर है यहाँ तक। तो भूकंप गतिविधि ना इसी कारण से इस रीजन में पूरा देखने को मिलती है हमें, है ना। और जो फैक्ट हम लोग देख रहे थे शिवालिक हिमालय के अंतर्गत, तो शिवालिक हिमालय के बारे में याद रखना है कि ये बाह्य हिमालय है, सबसे नवीन है चारों में, ठीक है। इसे उप हिमालय भी कहा जाता है। और जो चीज़ आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रह्मा हिमालय किसे कहते हैं, तो ब्रह्मा हिमालय भी कहते हैं शिवालिक को, तो ये भी याद रखना है ना। क्यों कहते हैं ये मत पूछना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। ब्रह्मा हिमालय भी कहते हैं, हो सकता है भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान रहा हो, किसी पौराणिक कथा में मिले, ठीक है। तो ब्रह्मा हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय कहते हैं, उप हिमालय कहते हैं, सबसे नवीन हिमालय यही है ना चारों में। तो ये याद रखना है। पंजाब में पोतवार बेसिन मिलेगा बेसिकली, तो वहाँ से लेकर के कोसी नदी तक जो बिहार में आपको मिलेगी वहाँ तक मिलेगी, और उसके बाद फिर ना ये मध्य हिमालय के साथ मिल जाती है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश में जैसे जैसे जाएंगे मिल जाएगी, ठीक है। इसकी लंबाई अगेन 2500 लिखा है, लेकिन कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, कटी फटी फॉर्म में है। महान है, फिर लघु है, फिर शिवालिक है ना, समानांतर फैली हुई है। चौड़ाई 50 से 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, इधर पूर्व की साइड अरुणाचल प्रदेश तरफ, और 50 पश्चिम यानी कि जम्मू कश्मीर और रीजन में, ठीक है। ऊंचाई इसकी सबसे कम है चारों की, अगर बात करें ट्रांस को भी अगर काउंट करके, तो 900 से 1200 मीटर एवरेज है। एवरेज बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि इतना ही होगा, कहीं कहीं पे 3000 मीटर भी हो सकता है, कहीं कहीं पे 500 मीटर भी हो सकता है, ठीक है। एवरेज की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं उसको हमने देखा। एक तो जम्मू हिल्स देखे जम्मू कश्मीर में, फिर धंग और डुंडवा उत्तराखंड में देखे, चूरिया घाट नेपाल में, और डाफला मिरी अबोर मेसमी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हमने किया हिमालय का, मतलब उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का समानांतर विभाजन, ठीक है। 4 प्रमुख समानांतर रेंजेस में समझा, क्लियर है। इसके बाद एक पार्ट और है जिसको हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट का जो सेक्शन है पूरा, उसे हम लोग स्टडी करते हैं पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। तो वो मैं आपको कल की क्लास से बताऊंगा, क्योंकि आज हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत ये सारे रेंजेस देखेंगे, तो इसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, इस वाले मैप में समझेंगे स्टेट वाइज, ठीक है। तो आज जितना पढ़ो याद रहेगा, बहुत ज़्यादा हो गया क्या, ठीक है।
क्या है, टॉपिक मिस हो जाता है ना, फिर स्टार्ट करेंगे, इस कारण से मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन तक लेके चलो। और अच्छा हुआ साउसर का क्लास नहीं हुआ तो लंबा मिला, नहीं तो फिर इतना लंबा हो नहीं पाता, फिर ब्रेक हो जाता फिर। ठीक है, तो फ्लो टूट जाता है ना फिर, एक पर्टिकुलर एक ही चैप्टर लगातार पढ़ते रहोगे तो। ठीक, हाँ हाँ ठीक है। देखो आप लोग फोटो लोगे ना तो कम से कम इसका ये चारों स्लाइड का ले लेना, ठीक है। इसमें क्लियर तो है ना सब? चलो थैंक यू फिर।